लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अखिलेश माहेश्वरी जी से। इनकी संस्था है नया सवेरा। इसमें वो छोटे बच्चों को बचाते हैं चाइल्ड लेबर से और बुज़ुर्गों की भी सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं। एक लंबा समय हो गया है, 7 साल इस संस्था को चलाते हुए। इसके क्या उतार चढ़ाव हैं, क्या अब तक मिला है और आगे क्या योजना है, इसके बारे में हम अखिलेश माहेश्वरी जी से बात करेंगे। स्वागत है अखिलेश जी। नमस्कार, थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ओवर हियर। Our pleasure। सो बेसिकली नया सवेरा 16 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। इसकी शुरुआत 16 साल पहले जब मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में कुछ दोस्तों के साथ हमने ये जर्नी शुरू करी थी। और जो हमारा बच्चों का शेल्टर होम है उसको हमें 7 साल हो 7 गए। साल हो चुके हैं। और जो हमारा ओल्ड एज होम है उसको भी अगस्त में 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जर्नी एक युवा दोस्तों की जर्नी है जो कि आप सब लोगों के सहयोग से और एक बच्चों की जो दुआएं थी और जो ब्लेसिंग्स थी उससे बढ़ती बढ़ती इन 16 सालों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ता है समाज की उस भलाई में हम लोग हमारा लगाते हैं। आपने बच्चों के लिए ही करने का क्यों सोचा? क्योंकि बच्चों को संभालना, रखना, संभालना और वो भी चाइल्ड लेबर जो कि अभी बालिग नहीं है, ये सबसे ज़्यादा दुष्कर कार्य है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं बचपन एक ऐसा फेज़ है लाइफ का जहाँ हर बच्चे का अधिकार है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उससे भी बड़ा अधिकार है माँ बाप का प्यार और परिवार का एक अपनापन। परिवेश जो होता है, एक पारिवारिक, परिवेश उसमें बच्चे तो पलते हैं। देखिए क्या है कि बच्चे अपना अच्छा बुरा खुद नहीं सोच पाते हैं। आज जो हम भारतीय समाज का जो हिस्सा है, हम जिस समाज का हिस्सा हैं, वहाँ आज भी निर्णय बच्चों के निर्णय माँ बाप के द्वारा, इवन रिश्तेदारों के द्वारा या परिवार या पड़ोसी या गुरुजन के द्वारा लिए जाते हैं। तो बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं, इसीलिए ही वो सबसे ज़्यादा हादसों का शिकार होते हैं। चाहे वो बाल श्रम हो, चाहे वो बाल शोषण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से उनके साथ गलत होता है तो उन्हें वो अपनी आवाज़ खुद इतना मुखरता से उठा पाते हैं। हर बच्चा नहीं उठा कई बार वो पाता है। समझ ही नहीं पाते कि उनके हो साथ रहा है। गलत हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि बच्चों की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड कि हम जब खुद बच्चे थे कॉलेज में तब ये जर्नी शुरू करी थी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि यार किसी भी बच्चे का बचपन व्यर्थ ना जाना चाहिए। और दूसरा कहीं ना कहीं जो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ स्टोरी थी वो भी इसके पीछे एक कारण थी, क्योंकि जो मेरी शुरुआत हुई मेरी पर्सनल लाइफ की वो बहुत ही अच्छी हुई बचपन में, बहुत ही लग्जीरियस बोल सकता हूँ या मन माफिक हुई, जहाँ मेरे को मेरा मुंह खुलने के साथ ही हर चीज़ मिलना, बिना बोले हर चीज़ मिलना या कुछ भी कर लेना उसके लिए कुछ नहीं कहा जाना। फिर समय ने करवट बदली, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई घर में कि हमने कुछ बुरा दौर भी देखा और उस बुरे दौर में हमने सब कुछ बदलते हुए देखा, रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लाइफ का स्ट्रगल देखा। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल मन में था कि यार जब व्यक्ति के पास में सुविधाएं नहीं होती है या व्यवस्थाएं नहीं होती तो बचपन कैसे गला घोट के जीता है या बच्चा कैसे अपना बचपन घुट के मार के अपना बचपन जीता है। तो वो जिंदगी मैंने दोनों फेज अपनी लाइफ के जिए थे। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार कोई भी बच्चा अपना बचपन सिर्फ इसलिए ना उसका गला घोटे क्योंकि उसके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए बच्चे हमेशा हमारे लिए वो थे कि हाँ प्राइम वो थे कि इनके लिए तो करना ही करना है सोसाइटी। आप पहले किसी संस्था से जुड़े हुए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। बिल्कुल मैम, मैंने 8 साल एक संस्था में काम किया है जो कि एक इंटरनेशनल संस्था थी। बहुत अच्छी संस्था है, काफी नाम। तो फिर आपने छोड़ा क्यों उस संस्था को? देखिए एक्चुअली 2 कारण थे उसके। मैंने 2008 से लेके 16 तक उनके साथ काम किया। एक तो वो काम जो मेरा था वो एक जैसा हो गया था एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद। दूसरा वहाँ पे मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि देखिए वो एक इंटरनेशनल संस्था थी, उनके एक सर्टन रूल्स रेगुलेशन थे जो नेशनली इंटरनेशनली बनते थे और उसी को फॉलो करना मैंडेटरी था। तो वहाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या जो मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ वो मेरे को फ्रीडम नहीं मिल रही थी काम करने की। तो एक कारण ये भी था। दूसरा कारण चूँकि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक एज आई सेड कि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब वहाँ पे जॉब टाइप था मेरा जो उस एनजीओ में था, तो पर्सनल ग्रोथ भी नहीं थी। और तीसरा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैं कॉलेज में पहले मैंने से ही आपकी पहले से चल रही थी, उसमें मैं खुल के काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता था, और फिर दो नावों में एक साथ सवार होके आप ज़्यादा लंबा चल नहीं सकते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं जॉब छोड़ के अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा, फिर मैं फ्रीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मैं एक्चुअल बदलाव लाना चाहता हूँ समाज में, जो मैं प्रोजेक्ट्स एक्चुअली करना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊँगा। इसलिए फिर मैंने उस यानी आपको लग रहा था कि बच्चों के लिए जो होना चाहिए, जो किया जाना चाहिए, वो पूरी तरह नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब जो मेरा तरीका था, देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है कार्य करने का। चूँकि मेरे लिए कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मेरी जॉब थी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, या बाद में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भी 3-4 साल काम किया था, और चाहे फिर बाद में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी काम किया है, मेरे लिए कभी वो ब्रेड एंड बटर का इशू नहीं था। इसलिए मेरी सोच हमेशा ये रहती थी कि वेलफेयर शुड बी ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, name recognition awards should be the later one, and financial gain for the least priority। तो वो एक मेरा क्राइटेरिया किसी भी कार्य को करने का या सोशल कार्य करने का ये था, जो जरूरी नहीं कि सबका हो। तो कहीं ना कहीं विचार मेल नहीं खा रहे थे उस नौकरी में भी, और जिनके साथ मैंने बाद में काम किया उनके साथ भी। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं तो फिर उतरना पूरा मैदान में आपको ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सारा जॉब छोड़ के, दूसरे सारे एसोसिएशंस छोड़ के, फुल ऑन मैंने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ पे गए। फोकस किया। लेकिन क्या होता है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं या लड़कियों के साथ काम करते हैं, उनकी शिक्षा, उनके जिम्मेदारियां आप देखने लगते हैं, तो एक मन में जुड़ाव हो जाता है, अपनापन आ जाता है। बिल्कुल। तो संस्था भी भले ही आप छोड़ दें, वो एक जुड़ाव बना रहता है। तो क्या आज वो बच्चे उनमें से कोई आपके संपर्क में है? बिल्कुल मैम, मैं जिस संस्था के साथ मैंने जॉब छोड़ने के बाद 3-4 साल काम किया, जिनका मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट संभाला, जिनके लिए चाहे फंडिंग हो, लोगों को जोड़ना हो, सब कुछ किया, वो बच्चियां जैसे राखी फेस्टिवल पे राखी बांधती थी, तो आज भी आई कैन लाइक से विथ प्राउड एंड इमोशनल के साथ कह सकता हूँ मैं कि वो बच्चियां आज भी मुझे कॉल करती हैं, उनको कोई भी आवश्यकता होती है, उनको कोई भी ज़रूरत होती है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे मुझे कॉल करती है। वो अपना भाई समझ के हक के साथ में वो मुझसे शेयर करती है, और मुझसे भी जो बन पड़ता है, मैं आज भी भले ही उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब मैं एसोसिएट नहीं हूँ डायरेक्टली, बट स्टिल उन बच्चियों के लिए आज भी उनके अखिल भैया इज़ ऑलवेज देयर। एंड अभी भी एक बच्ची कॉलेज में गई है, वहाँ से पास आउट होके उस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हम लोगों ने जो भी हमसे बन पड़ा हमने मदद की। और कुछ बच्चियाँ अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनकी जो भी हमसे बन पड़ती है, फीस से लेके या जो भी हमसे बन सकता है वो हम करते हैं। तो ये रिश्ते क्या हैं, हम उस समाज का हिस्सा जहाँ रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। तो मेरे लिए वो रिश्ते आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे मेरी खुद की कोई बहन नहीं दी, तो क्योंकि भगवान के पास मेरे लिए बेटर प्लान था कि अखिलेश को 1 या 2 खुद की रियल सिस्टर ना देके इसको ज़्यादा बहनों का प्यार मिले। सो आई एम टेकिंग इन दैट वे कि आई एम ब्लेस्ड इनफ। दैट्स ग्रेट। हाँ जी। तो अभी आपके यहाँ जो बच्चे हैं, इनके बारे में बताइए। ये कहाँ से आए, या आपने इनको रेस्क्यू किया, या रेस्क्यू करके आपके यहाँ ये लाए जाते हैं? किस तरह से है व्यवस्था? सो बेसिकली जो हमारा स्नेहाचल शेल्टर होम है, इस हमारे जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्नेहाचल, स्नेह भरा आंचल, ममता का आंचल, क्योंकि हम लोग उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो लॉस्ट हैं, मिसिंग है, रेस्क्यूड एज इन चाइल्ड लेबर हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ हैं, ट्रैफिकिंग से छुड़वाए हुए बच्चे हैं, किडनैपिंग से छुड़वाए हुए बच्चे हैं, या किसी भी प्रकार से हालात के जो मारे बच्चे हैं, जिनको CNCP चाइल्ड बोला जाता है, चाइल्ड इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। सो ये समाज के वो बच्चे हैं जिनको कि हर प्रकार से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो उनके लिए काम करते करते हमें ये चीज़ का एक एहसास हुआ कि यार जब मैंने शुरुआत करी 2018 में खुद का शेल्टर होम स्टार्ट करने के, हमने उसका नाम रखा स्नेहाचल, और हमने उसका टैगलाइन रखा लव केयर एंड सेलिब्रेशन,
क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, एज आई सेड, कि मोस्टली चाइल्ड लेबर बच्चे आते हैं, छुड़वाए हुए, रेस्क्यू किए हुए। अब जो रेस्क्यू का प्रोसेस होता है उसमें देखिए अलग अलग प्रकार हैं। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस में मैंने पर्सनली भी हिस्सा लिया, कुछ में मेरी टीम मेंबर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा भी देर आर चाइल्ड लाइन है जो ये चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करती हैं। इवन अपने राजस्थान में AHTU करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, स्पेशली पुलिस की, वो लोग रेस्क्यू करते हैं। उसके अलावा सिविल सोसाइटीज़ हैं जो पर्टिकुलरली जिनका काम ही फुल ऑन रेस्क्यू करना है। उनका रोज का यही रहता है कि भाई जहाँ भी बच्चा जिस भी मुसीबत में उसको रेस्क्यू करना। तो ये मिला जुला एक प्रयास है सभी लोगों का। उसमें हमारे साथ क्या होता है, बच्चा जब भी रेस्क्यू होता है एज एन चाइल्ड लेबर, तो बाल कल्याण समिति होती है हर जिले में पूरे भारतवर्ष में। ये 5 लोगों की एक टीम होती है, अपॉइंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फॉर एवरी 3 years। तो वो लोग मजिस्ट्रेट पावर होता है उनके पास, ये जुडिशियल पावर होता है बच्चों से रिलेटेड। तो उनके पास में बच्चा पेश किया जाता है और उनके ऑर्डर से बच्चा शेल्टर होम में आता है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो शेल्टर होम या CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चला रही है, वो किसी भी बच्चे को डायरेक्टली रोड से उठा के या कहीं से भी लेके अपने यहाँ प्रवेश नहीं दे सकती है। अच्छा, उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसको JJ एक्ट बोलते हैं, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट बोलते हैं। उसमें हर चीज ब्रीफली लिखी हुई है कि JJB भी होती है, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, जो कि बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विथ क्राइम होते हैं उनको डील करती है। जो बच्चे CNCP होते हैं जो कि नॉर्मल नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC बाल कल्याण समिति जिसको हम बोलते हैं, वो होती है। तो वो लोग निर्णय लेती हैं कि बच्चा किस शेल्टर होम में जाएगा, किस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जाएगा। अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी रेस्क्यू करता हूं तो मुझे पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। वहीं से फिर रेस्क्यू करने के बाद या बच्चा किसी रोड पे या बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे लेने के बाद, जैसे आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, आपको कोई बच्चा रोड पे, आपकी कॉलोनी में, बस स्टैंड पे कहीं भी बच्चा किसी परेशानी में दिखा, आपने हमें कॉल किया, हम आके आपसे बच्चा अपनी कस्टडी में ले लेंगे क्योंकि हम इसके लिए सर्टिफाइड हैं। बट हम हमारे होम में बच्चा नहीं ले जा सकते, हमें पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। और तय टाइम, अगर कोर्ट का टाइम है तब तो हमें उसको उसी टाइम ले जाके पेश करना पड़ेगा बच्चे को कोर्ट में, फिर उनसे लिखित में आदेश लेना पड़ेगा। और अगर ऑफ टाइम है तो इनका रोस्टर होता है, रोस्टर ड्यूटी होती है 5 मेंबर्स में से, कि एक हफ्ते आपकी नाइट ड्यूटी, एक हफ्ते आपकी नाइट ड्यूटी। और कुछ विषम परिस्थितियां होती है जहाँ की ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या मौखिक आदेश से बच्चे को प्रवेश दे दिया जाता है होम के अंदर, फिर अगले दिन उसकी कार्रवाई की जाती है। मैं इतना इसलिए भी पूछ रही हूँ कि क्या बच्चों के गड़बड़ होने की संभावना होती है, या पुलिस रेस्क्यू करके ले आई, आपके यहाँ है, यहाँ से कोई घर ले जाए, क्या व्यवस्था होती है? देखिए वैसे तो क्या होता है कि गड़बड़, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, सिस्टम में कहीं भी हो सकती है। बट जनरली अगर बच्चा एक बार रेस्क्यू हो गया है और रेस्क्यू होकर अगर उसकी FIR दर्ज हो गई है चाइल्ड लेबर या बाल श्रमिक की, तो बच्चा 99.99% शेल्टर होम में आएगा ही आएगा। और बच्चा अगर एक बार शेल्टर होम में आ चुका है, तब वो बच्चा जब तक CWC वापस आदेश नहीं करती है उसको रीहैब करने का, उसको पुनर्वासित करने का, तब तक वो वहीं रहेगा और हमारे रिकॉर्ड में बोलेगा। अगर बच्चा गलती से भी कहीं मिस हो जाता है या रन अवे हो जाता है, भाग जाता है, तो बाकायदा उस संस्था के अकाउंट में एक बच्चा मिसिंग हमेशा बोलेगा, जब तक कि वो वापस उस बच्चे को ढूंढ के लाके उसका वापस पुनर्वास नहीं कर दे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए बच्चे, अब तो सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है, मॉनिटरिंग सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि अब पहले जरूर, मतलब 2015 तक, इवन 14, 15, 16 तक भी ऐसे कई घटनाएं सुनते थे कि अनरजिस्टर्ड होम्स चल रहे हैं, अपनी मर्जी से बच्चों को लाया जा रहा है गांवों से, कहीं से भी, इवन दूसरे स्टेट से लाके ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब 2025 में चीज़ें बहुत हद तक अच्छी लेवल पे बदल चुकी हैं। अब इस तरह से अनियमित नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। देखिए कोई बहुत ही इंटीरियर में या कोई बहुत ही चोरी चुपके कहीं कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक बार वो भी सामने आ गया तो 1 सेकंड में सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। मैं खुद एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन का मुझे याद है, झोटवाड़ा में कोई थे, वो होम चलाते थे जो कि रजिस्टर्ड नहीं था, और उन्होंने केरला से, साउथ से बहुत सारे बच्चों को लाके इवन यहाँ पे
बांसवाड़ा से ट्राइबल बच्चों को लाके अपने आश्रम में रखा हुआ था। तो आश्रम जे एक्ट सर्टिफाइड था, नए बच्चे CWC के ऑर्डर से थे। तो कहीं से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या जो यूनिट है उनको और CWC को सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे वो बच्चे बिना परमिशन के, बिना जे एक्ट अप्रूवल के अपने वहाँ पे रख रहे हैं। तो बाकायदा पुलिस को ले जाके उन बच्चों को रेड करके बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तब बहुत हंगामा हुआ, बहुत ऊपर से दबाव डलवाया गया, लेकिन जो तब के अधिकारी थे, मैं मतलब आज भी उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही एक सौम्य और ईमानदार अधिकारी थे। वो बिल्कुल नहीं डरे और उन्होंने पूरे बच्चों को वहाँ से बचाया, रेस्क्यू किया और उनको दूसरे जो सर्टिफाइड आश्रम्स थे वहाँ पे उनमें भेजा। ट्रांसफर किया। और वो आज भी वो आश्रम बंद है। तो उनकी क्या कुछ अनियमितताएं थी बच्चों को लेके? क्या वो गलत काम करते थे या सिर्फ बिना देखिए, परमिशन के रखा बिना हुआ था? परमिशन के रखना ही सबसे बड़ा गलत काम है। ये आपको मैं एक और चीज़ जैसे इंसिडेंट याद दिलाऊं, कोविड के समय बहुत सारे बच्चों की ऐसे मतलब पेरेंट्स की डेथ हुई, तो बहुत मैसेज वायरल हुए थे सोशल मीडिया ये पे, बच्चे ये हैं, बच्चे अडॉप्शन के लिए है, आप ले लीजिए या निःशुल्क वो ले लीजिए। बाकायदा तब की जो मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, उनको ट्विटर पे और सारे सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि कृपया ऐसे कोई भी बच्चे को ना लें आप। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा ऐसे अनाथ हुआ है कोविड की वजह से, तो उसको आप लोग डायरेक्ट किसी भी एक दूसरे को, रिश्तेदार को या अजनबी आदमी को गोद ना दें। तो देखिए, बिना एक्ट के अप्रूवल लिए किसी भी होम में बच्चों को रखना ही अपने आप में सबसे बड़ा crime है। संभावनाएं रहती हैं कि इनका बिल्कुल। दुरुपयोग हो। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप किसी चीज के लिए सर्टिफाइड ही आपके नहीं है, मॉनिटर कैसे की तो जाएगी? आपकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? एग्जैक्टली तो वो रखना ही अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम है। आपके यहाँ जो बच्चे रेस्क्यू होके आए हैं, कुछ एक बच्चे जो बड़े बाल मजदूर थे और बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे थे, आपके जहन में कोई अभी आ रहा है जिसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, मतलब मेरे पास ऐसी स्टोरीज का बहुत बड़ा खजाना। मैंने पिछले 6 सालों में 1100 से ज़्यादा बच्चों को रीएप किया है। उनके घर पे पहुंचा हाँ, है? उनके पेरेंट्स से मिलवाया है। उसमें सब कैटेगरी के बच्चे थे, लेकिन उन 1100 में भी अगर मैं बताऊं तो 60 to 70% बाल श्रमिक थे। तो ये जो है, अब जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था, ही वॉज ओनली 8 year old अरे बहुत एंड छोटा था। ही वॉज वर्किंग फॉर 20 आवर्स। वो 20 घंटे उनसे काम करवाया जाता था, मात्र 2,500 रुपये महीने में। कहाँ काम कर रहे? ये चूड़ी कारखानों में। अब जब वो बच्चा रेस्क्यू होके आया, पता है उसका क्या कहना था? भैया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे काम करने दो, मेरी 5 बड़ी बहनें हैं, फादर नहीं है, फादर की डेथ पे हमने पैसा उधार लिया उनका, वो बार और भोजन करने के लिए। बड़ी बहन की शादी पे पैसा उधार लिया। 8 साल का बच्चा ये सोच रहा है? यस। और वो कहते हैं माँ की दवाई का पैसा उधार लिया, अगर मैं काम नहीं करूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा तो उधारी कैसे चुकाऊंगा, और जो बची हुई बहनें हैं उनकी शादी कैसे करूंगा। मतलब आई वॉज स्पीचलेस। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे को क्या दिलासा दूं। 8 साल का बच्चा कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है अपने परिवार की, और वो रोज मेरे को एक ही बात, भैया मुझे यहाँ से निकालो, भैया मुझे काम करने दो। अब मैं उसको कैसे समझाऊं वो बेटा आपके तेरी। शेल्टर में था, वहां से निकल के काम करने जाना चाहता था। हाँ, क्योंकि वो काम करते हुए पकड़ा गया था, काम करते हुए उसको छुड़ा के हमारे शेल्टर में दिया गया था। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि बेटा तेरी उम्र काम करने की नहीं, कितनी भी स्कीम्स हो सरकार की, कुछ भी हो, लेकिन जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना, वो हम नहीं समझ सकते, वो बच्चा ही समझ सकता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत अनगिनत कहानियां, जहाँ ये कहानी है, ऐसी भी कहानियां जहाँ बच्चों के साथ इतना टॉर्चर हुआ, बच्चों के साथ इतना फिजिकल, मेंटल किस और तरह का इमोशनल। टॉर्चर आपने आपके यहाँ आए, वो किस तरह के टॉर्चर थे और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना देखिए, पड़ा था? एक बच्चा है था, मतलब बहुत ही हाईलाइट हुआ था वो केस, सारी मीडिया ने, सबने हाईलाइट किया था। वो सिगरेट से जिसको जलाया था? हाँ। ही बीन रेप्ड थ्राइस, बॉय बीन रेप्ड, जो जिसके यहाँ काम करता था चूड़ी कारखाने में। एंड वो बच्चा ऊपर से नीचे How तक, old he was? I think 12? हाँ एग्जैक्टली 12-13 साल का बच्चा था। एंड वो, उसका बॉडी का कोई भी शायद ऐसा पार्ट हो जो जलाया हुआ नहीं हो सिगरेट से। सर पे, फोरहेड पे, नाक पे, कान पे, गाल पे, जीभ पे सिगरेट से बर्न किया हुआ बच्चा। और देखिए उस बच्चे की हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा। वो इतना टॉर्चर हो रहा था कि वो इतना परेशान हो गया, उसको लगा कि यहाँ रह के घुट घुट के और इतने टॉर्चर के साथ मरने से तो अच्छा है कि वो पहले फ्लोर से कूदा, जंप किया उसने अपने आप को बचाने के लिए। नीचे जैसे ही गिरा, उसके पाँव में बहुत चोट आई। सुबह की 4-5 बजे की घटना है। अंधेरे का फायदा उठा के वो छत पे गया, छत से कूदा, और वो कूदते कूदते नीचे गिरा और रेंगते रेंगते वो मेन रोड पे आया।
वहाँ एक उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज थे, उस कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने उसको देखा कि यार ये बच्चा रोड पे बैठा रो रहा है। उन्होंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, उसने बताया मेरे साथ यही हुआ और मैं इससे कूदा। और वो इतने अच्छे वो लोग थे, उन्होंने वो उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके गए, चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म किया, चाइल्ड लाइन वहाँ पहुँची, बाकी लोग पहुँचे, तब पता चला कि इसके साथ तो इतना अत्याचार हुआ और उस बच्चे को हमारे शेल्टर होम में भेजा गया। और उसको जो कल्प्रेट था उसको उसी टाइम इमीडिएटली बच्चे ने घर बताया और उसको उस टाइम गिरफ्तार किया गया। अब जब बच्चा मेरे पास आया हमारे शेल्टर में, तब तक ये बात बहुत आग की तरह फैल गई थी कि साहब बच्चे के साथ ऐसा गलत काम हुआ है, ऐसा अत्याचार हुआ है। सब जगह खलबली मच गई, हलचल मच गई, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी बच्चों से संबंधित हैं, अब सबका आना हमारे यहाँ शुरू हो गया। जो भी कंसर्न थे उस टाइम राजस्थान राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा थी श्रीमती संगीता बेनीवाल मैम, वो पर्सनली आई इस केस को देखने के लिए। बाल अधिकारिता विभाग से जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थी वो आई, और भी सीनियर लोग आए। तो हमें मतलब इस चीज़ का एक बहुत ही वो है कि सीडब्ल्यूसी ने स्पेशली हमारे होम को चुना और उनको रिकमेंडेशन गया डिपार्टमेंट से और आयोग से कि नहीं, इस बच्चे को तो आप अखिलेश जी के शेल्टर होम में भेजिए, वहाँ से बेस्ट केयर इसको कहीं भी नहीं मिल पाएगी। जब मैं उस बच्चे से मिला मैम, इतना डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और इतना ज़्यादा वो था कि मतलब उसको उस मेंटल ट्रॉमा से निकालने में हमें 5-6 दिन लग गए। जब हमने शुरू में उसको कुछ नहीं कहा, वी जस्ट वेटेड कि वो अपने आप को नॉर्मल करे, उसको ये फील हो कि वो अब सेफ जगह है, तब फिर उसके साथ हमारी काउंसलिंग शुरू हुई। उसमें नो डाउट गवर्नमेंट ने हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन थी यहाँ की, जिला बाल संरक्षण इकाई बोलते हैं, सीडब्ल्यूसी बोलते हैं। उन्होंने एक्सपर्ट काउंसलर्स को हमारे को सेवाएं दिलवाई, जो उन्होंने आके बच्चे की काउंसिल करी, और भी उन्होंने मतलब मेडिकल में हमने हमारी तरफ से बेस्ट किया। और कुछ हमारे जो वेल विशर्स है, जब हमने उनको बताया कि बच्चा इस कंडीशन में आया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है, एकदम मैल न्यूट्रिशन हो रखा है, कई डोनर्स ने, किसी ने फ्रूट्स की जिम्मेदारी ली, किसी ने ड्राई फ्रूट्स की ली, किसी ने ट्रीटमेंट की ली, और उस बच्चे को हमें 3 महीने तक हमने हमारे यहाँ रखा और उसका पूरा उसको एकदम कवर करके। और एक बेस्ट पार्ट और मैं आपको बताऊं, वो बच्चा बाद में सबसे मोस्ट नोटियस बच्चा बना हमारे यहाँ। इस तो उसने हमारे नाक से दम कर दिया, वो इतना नोटी हो गया था और इतना नोटी। वो बच्चा चंचल था, लेकिन जो उसके साथ हादसा हुआ ना, उसने उसके बचपन को अंदर से मार दिया था वो। बट धीरे धीरे जब वो बाकी बच्चों के उसमें आया, हमारे यहाँ रहा, उसको लगा कि सेफ एनवायरनमेंट है, 3 महीने बाद अब उसका बचपन लौट आया। हाँ, 3 महीने बाद तो ये हालत हो गई कि हम उससे दुखी हो गए कि अरे भाई अब तो मान जा, अब माफ कर तू हमें। और बाद में भी उस बच्चे को, बिहार का था वो बच्चा, जब बिहार भेजा गया तो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होती हैं वहाँ पे उसका एडमिशन करवाया गया और उस बच्चे का प्रॉपर वेलबींग देखा गया। उसकी रिपोर्ट अभी आज की है कुछ आपके पास? हाँ, लेट देखिए क्या होता है, हम लोग 3 to 6 मंथ्स तक तो रेगुलर फॉलोअप लेते हैं, उसके बाद ओकेशनली लेते हैं। बट वहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ थी, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट चाइल्ड, क्योंकि वो बिहार में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका जयपुर मतलब राजस्थान और बिहार दोनों जगह प्रेजेंस हैं। क्योंकि वो केस बहुत हाईलाइट हो गया था, फिर तो गवर्नमेंट ने सबने उसको पर्सनली टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ बच्चों के साथ बहुत अत्याचार, बच्चे बताते हैं, आज भी बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि जब उनको दिन भर में, स्पेशली सारे मैक्सिमम चाइल्ड लेबर चूड़ी कारखाने से आते हैं, और लाख की चूड़ियाँ जो हमारे यहाँ से बहुत बाहर जाती हैं। ये राजस्थान में 2 लाख की चूड़ियों का बहुत कारोबार, बहुत बड़ा। तो उसमें आज भी बच्चे हमें बताते हैं, जैसे उनको दिन भर का टारगेट है 20 सेट का, 40 सेट का, 30 सेट का। अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता तो उनको सोने नहीं दिया जाता, चाहे रात की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और अगर बच्चों को नींद आ रही होती है तो उनको गर्म चिमटा, क्योंकि लाख की चूड़ियों के पास में आग होती है, आग से चिमटी होती है, तो आग का चिमटा चिटा दिया जाता है, या उनकी आंखों में मिर्ची का पानी के छींटे मार दिए जाते हैं ताकि ये सोए नहीं। आज भी ऐसा हॉरेबल टॉर्चर। बच्चे ये टॉर्चर सह के फिर काम कर लेते हैं घर से। मैम, मजबूरी, गरीबी और मजबूरी 2 ऐसी चीज़ है कि कुछ भी करवा सकती है। क्या होता है, देखिए मैम, मैं एक चीज़ का और आपको एक मिसकंसेप्शन है वो मैं दूर करूं, लोगों के मन में भ्रांति होती है, हर केस ट्रैफिकिंग नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चों को, उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने किसी उस ठेकेदार से 50,000, 30,000, 20,000, 1 लाख रुपए एडवांस ले लेते। अच्छा, लेकर और ठेकेदार के साथ बच्चे को भेज दिया जाता है। अब बच्चे को ये सेट करके भेजा जाता है कि बेटा तेरे पीछे हमने ये पैसा लिया, बहन की शादी के लिए, माँ बाप की दवाई के लिए, इलाज के लिए, किसी भी
नाम पे उसको इतना वो माइंड वॉश करके भेजा था। बच्चे को बस ये एम रहता है कि भैया मुझे मेरी लाइबिलिटी और मुझे वो करना है, पूरा करना है। अब देखिए मतलब क्या होता है कि जब कई बार मैं भी जब बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ, यार बेटा तुम्हारी हफ्ते में या 15 दिन में जब घर वालों से बात करवाते थे तो तब तुम क्यों नहीं बोलते थे अपने पेरेंट्स को। कुछ बच्चे तो बोलते थे भैया हमने बोलते थे लेकिन पेरेंट्स कहते थे नहीं बेटा बर्दाश्त करो। कुछ बच्चे बोलते थे भैया क्या बोले, अब हम उनको और दुखी नहीं करना चाहते थे। वो इतने छोटे बच्चे ये ये भी सोचते हैं। मैम मैं आपको बताऊं वो छोटे ना मतलब उम्र से छोटे हैं लेकिन जिम्मेदारियों से वो हम सबसे बड़े हैं। लाद दी गई है ना उन पे। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उन पे लाद दी जाती है या उनको दे दी जाती है, माइंड में घुसा दी जाती है कि उन बच्चों को बस ये लगता है कि नहीं यही मेरी जिंदगी है। तो यहाँ पे जैसे वो काम करते हैं कारखानों में, आप भी रेस्क्यू पे गए हैं, वहाँ पे उनकी वर्किंग कंडीशन या जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंस जो उनको दे रखा है कैसा होता है? बहुत हॉरेबल। आपने देखा है अंदर जाके? बिल्कुल मैम, और मैं एक बहुत आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ विच वॉज बीन कवर्ड बाय एनडीटीवी एज वेल एज इट वॉज 2023 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस। 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी लीड थी कि साहब कहीं पे घर में बहुत बड़े मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं। चूँकि उस दिन बाल श्रम निषेध दिवस था और हम बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ एक साथ थी। इवन बाल कल्याण समिति की चेयरमैन मैम, उस समय की चेयरमैन मैम भी थी, जिला बाल संरक्षण इकाई की हेड भी थी, दोनों महिलाएं थी। वो भी हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक मीटिंग में कलेक्टर साहब ने हम सबको बुला रखा था बाल श्रम के ऊपर। वहाँ से मीटिंग के बाद प्लानिंग बना कि साहब एक ऐसी लीड मिली हुई है, हम सब लोग चलते हैं रेस्क्यू करने। 2 जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो मेजरली इसको लीड कर रही थी, तो मैं भी वहाँ था तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। हम लोग गए शास्त्री नगर में, अंदर डीप में जाके एक घर के बारे में सूचना थी, वहाँ बाहर ताला लगा हुआ। अच्छा, घर पुलिस भी हमारे साथ गई घर थी। बंद था। घर बंद था बाहर से, तो पुलिस ने बोला साहब ताला लगा हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी दीवारें 8-8 फीट की दीवारें होंगी अंदर घुसने की। तो पुलिस ने तो मना कर दिया कि साहब हम ऐसे नहीं जा सकते किसी भी घर में, क्योंकि बाहर ताला है, उनको आदेश नहीं है और कोई हलचल भी नहीं नजर आ रही है, तो हम तो नहीं जा सकते। तो हम में से एक हमारे साथ ही काम करने वाली एक महिला थी, बहुत ही ब्रेव महिला है, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो सूचना 200% पक्की है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। तो 2 लोग दीवार फांद के वो अपनी रिस्क पे उस घर में कूदे। दूसरे माले पे कमरा था, उस पे गए। 3 शेड का कमरा था और जून आप समझ सकते, जून की गर्मी जयपुर की। उन्होंने गेट बाहर से ताला, ऊपर भी ताला। अच्छा, उस कमरे में उन्होंने गेट बजाया, अंदर से आवाज आई कौन है। डाउट 200% कंफर्म हो गया कि भाई बाहर ताला और अंदर से आवाज कैसे आ रही है, कौन है। उन्होंने नीचे सूचना दी कि भाई बच्चे हैं ऊपर। फिर ताला तोड़ा गया। फिर वो जो आरएस अधिकारी, बाल कल्याण, लेबर डिपार्टमेंट वाले, सीडब्ल्यूसी वाले, हम सब अंदर घुसे, ऊपर गए। जब ताला तोड़ के कमरा खोला, 10 बाई 10 का हार्डली वो कमरा होगा, बिना विंडो का, 3 शेड, 2nd फ्लोर। अंदर 26 बच्चे निकले। अरे बाप रे, 10 बाई 10 में 26 बच्चे। 26 बच्चे, और वो काम कर रहे हैं वहां बैठ के, और रात को वहीं सोते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे सोएंगे कैसे 10 बाई 10 में? जैसे भी जगह मिले। और एक विंडो नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो हमारे साथ महिला स्टाफ थी, अधिकारी थे, शी फील लाइक ए वॉमिटिंग अंदर। इतनी उमस उस कमरे में और इतनी अजीब सी स्मेल उस कमरे में। वो सीधा बाहर निकली दोनों। हम लोगों ने देखा बच्चे बनियान में, कोई बिना बनियान के, कोई फटी हुई टी शर्ट में, पूरी बॉडी चमकीली हो रखी है वो लाग की उससे। और मतलब इतना हॉरेबल कंडीशन कि कैसे बच्चे उस कमरे में जिंदा हैं। और कोई बच्चा इतना सूखा हुआ, किसी की मतलब एकदम माल न्यूट्रिशन। बच्चों से बातचीत की गई वहाँ पे, बच्चों ने बताया दिन में 1 बार खाना मिलता है, चावल, सूखी सी रोटी और कोई सूखी सब्जी। पूरे 26 बच्चों के लिए 1 टॉयलेट। और नहाने में भी वो कहते हैं कई बार तो हमें 3-3 4-4 दिन तक नहाने को भी नहीं मिलता है। उस कंडीशन से हम बच्चों को छुड़ा के लाए। उन 26 में से आई बिलीव 3 बच्चे 18+ थे एज पर द नॉर्म। तो उनको तो हमने बिहार की ट्रेन में बैठाया, वहाँ नहीं छोड़ा। सब बिहारी बच्चे थे मैम। एंड उनको फिर थाने पे लाया गया, उनकी काउंसलिंग हुई, फिर उनको भी हमारे शेल्टर होम का आदेश हुआ। तो वो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का सबसे हॉरेबल सिचुएशन थी जब मैंने उन बच्चों को उन कमरे में देखा। और वहाँ भी उन बच्चों के भी कईयों के बॉडी पे चिमटे से जलाने के निशान, मारपीट के निशान,
और वो बच्चों ने बताया जब घर वालों से बात होती थी ना तो डंडा लेके पास में खड़ा रहता था कि हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दें अपने घर वालों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चों के पास अपने फोन भी नहीं होंगे, नहीं होते हैं, वो फोन अवेलेबल कराते थे, वो ये जब बात भी उसका मन करता है वो बात कराता। और बच्चों ने यहाँ तक बताया कि इवन उसके मालिक के बच्चे, बीवी, जो मन आता है वो मारपीट करके चला जाता है, जो मन आता है मारपीट करके चला जाता है। थप्पड़ मार दी बच्चे ने, ऐसे मन किया उसके बेटे का, 2 थप्पड़ मार दी मेरे। ऐसी ऐसी स्टोरियां बच्चे बताते हैं। सो 2 चीज़ें हैं मैम इसमें। नो डाउट बहुत बाल श्रम है जयपुर में, अनफॉर्चुनेटली बहुत बाल श्रमिक हैं। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, पुलिस हैं, बहुत अवेयर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक फ्लो बन चुका है, बच्चे आ रहे हैं फिर रेस्क्यू हो रहे हैं, rescue फिर नए बच्चे आ रहे हैं, फिर रेस्क्यू हो रहे हैं। कोविड के बाद फिर बढ़ गया है, क्योंकि कोविड के बाद गरीबी बहुत बढ़ी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एडिशनल लोड आया घर चलाने और का। इसमें सारे वो ही बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के, एकदम देखिए नीचे स्तर। बिहार से भी जो बच्चे आते हैं ना, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है मोस्टली वहाँ की नीची जाति के बच्चे आते हैं, जो वहाँ के SC ST बोल सकते हैं अपन, उन जातियों में उनके गरीबों के बच्चे बहुत आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे बहुत आते हैं। मतलब मेजर बच्चे वही आ रहे हैं जो फाइनेंशियली इतने वीकर सेक्शन से हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, या तो मृत्यु एक विकल्प है या यहाँ आके काम करना एक विकल्प है। तो मतलब ऐसे हजारों इंसिडेंट है मैम जहाँ बच्चों के साथ इतना अत्याचार होता है बाल श्रम के नाम पे, जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। राजस्थान से कितने बच्चे होते हैं जैसे आप रेस्क्यू करते हैं? बिल्कुल मैम, राजस्थान का अगर रेशियो मैं बताऊँ तो हार्डली 1 या 2%। अच्छा, बहुत कम, बहुत कम। देखिए जो मेरा मतलब जो मैं स्टडी करता हूँ, जो मैं बाकी सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलता हूँ जुलता हूँ, जनरली क्या होता है, जो हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर साइड के बच्चे हैं वो जाते हैं, ट्राइबल बच्चे जाते हैं गुजरात काम करने। मेरे पास इसका एक स्टोरी है मेरे पास। मैं 2 साल पहले गई थी डूंगरपुर, सेव द चिल्ड्रन का एक प्रोजेक्ट था केस स्टडी का। तो एग्जैक्टली यही हुआ था, जो कोरोना के 1.5 साल बाद जो सेकंड लॉकडाउन था, तो वहाँ पर कंप्यूटर के एक इंस्ट्रक्टर थे, इंस्टीट्यूट था, वो बच्चों को पढ़ाते थे, कंप्यूटर सिखाते थे। उनका व्यक्तिगत प्रयास था कि वो बच्चा गुजरात से वापस आया, उनके यहाँ पहले पढ़ता था, सीखता था कंप्यूटर, छोटा बच्चा था, मैं मिली थी, 12-13 साल का था। और कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला ना, तो बहुत सारे गुजरात जा रहे थे काम करने, उनके साथ निकल गया। तो जब इनका इंस्टीट्यूट खुला ना, तो वो बच्चा मिसिंग था। उन्होंने घर पे संपर्क किया, घर वालों ने कहा कि वो कहीं चला गया है, अंदाज़ा है कि गुजरात गया, पर हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। ये सब मिलकर कैसे भी करके उसको ट्रैक किया और गुजरात से लेकर आए, और आज वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा था उनके यहाँ। और मैं जब उनसे बातचीत की ना, तो बातचीत करते मुझे टाइम हो गया, इंस्टीट्यूट का टाइम ओवर हो गया, तो सारे बच्चे जा चुके थे। वो इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि अब मैं इसको अपनी बाइक पे बैठा के इसके घर छोड़ के आऊँगा, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मेरे सामने वो निकले लेकर। एक मैम इंसिडेंट भी हुआ था, आई थिंक 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को, 2-3 साल। यहाँ से पुलिस गई सूरत रेड मारने और 150 या 120 बच्चों को छुड़वा के, राजस्थान के बच्चों को, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस, सबका एक जॉइंट ऑपरेशन था और 100 से ज्यादा बच्चों को छुड़वा के लाया गया गुजरात ही क्यों जाते हैं बच्चे? पास में है। अच्छा। और वहाँ डिमांड है चाइल्ड लेबर की। देखिए क्या होता है, जयपुर बुलवाता है बच्चों को बिहार से और आगे सप्लाई करता है। नहीं, जयपुर में काम करने के लिए बच्चे आते हैं बिहार से, और अपने इधर के ट्राइबल बच्चे जाते हैं गुजरात काम करने। हमारे यहाँ राजस्थानी बच्चे चूड़ी कारखाने में नहीं मिलते हैं। हमारे बच्चे जैसे कभी कभार मिलते भी हैं राजस्थान के, तो ढाबे पे मिलते हैं या किसी फैक्ट्री में मिलते हैं। दरी कालीन वाले। हाँ, दरी कालीन से ज़्यादा मैम आजकल है ना, एक ट्रेंड और बदला है, चूड़ी से ज़्यादा कपड़ों की फैक्ट्रियों में बच्चे मिलने लग गए हैं आजकल। ये एक नया एक अलार्मिंग सिचुएशन बोल लीजिए, कि टेंस बात समझ लीजिए आपकी। ये जो कुर्ती की फैक्ट्रीज हैं, या जो सांगानेर में ब्लॉक प्रिंट है, यहाँ पे आजकल समहाउ अनफॉर्चुनेटली बच्चे रेस्क्यू होने लग गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। पहले ये होता था कि चाइल्ड लेबर 99% चाइल्ड लेबर बेंगल के जो घरों में काम चलते थे उन्हीं में मिलते थे। रेस्टोरेंट ढाबों में अब बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो बहुत कम मिलते हैं। मुझे याद है एक बार, अभी शायद अगेन 2-2.5 साल 3 साल पुरानी बात होगी, इस्कॉन मंदिर जगतपुरा के आगे एक गली है जहाँ पे
15-20 ढाबे एक साथ हैं, बिल्कुल। खंडेलवाल और ऐसे कई सारे नाम के, एक जैसे नाम के हैं ना। तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की रेड पड़ी साहब बच्चों को छुड़वाने के लिए, और पहले ढाबे में उनको 7-8 बच्चे मिल गए। तो वो क्या खबर आग की तरफ फैल गई, तो सारे ढाबों से भाग गए। लेकिन वो बच्चे फिर छूट के आए हमारे पास। वो मोस्टली सब राजस्थान के थे, पाली के आसपास के बच्चे थे। उस केस पे भी मेरे पास बहुत प्रेशर आया था कि बच्चे अपने ही राजस्थान के हैं, इन मामले को रफा दफा करो, इसको जल्दी केस को ख़त्म करो, ये करो वो करो, बच्चों के बयान को ऐसे मोल्ड करो वैसे मोल्ड करो। तो बेचारे क्या होता है मैम, देखिए बिहार के बच्चों का कोई यहाँ लाइजनिंग करने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वो तो एक बार अगर शेल्टर होम में आ गए, एक बार आ गए, तो वो बेचारे फिर पूरे प्रोसेस को, उनके पेरेंट्स इतने अवेयर भी नहीं होते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो आके हाँ, यहाँ पे रुक रुक कर सके। ऑल्दो देखिए पूरा प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन से चलता है, उसमें कोई पैसा किसी भी प्रकार का बच्चे को छुड़ाने का नहीं लगता है। उल्टा हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, डालसा, रालसा, नालसा है, लेबर डिपार्टमेंट, उल्टा बच्चों को कंपनसेशन देते हैं। हमारे यहाँ तो कंपनसेशन भी देते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बच्चों को 30-30 हज़ार रुपये कंपनसेशन मिला है। मिला भले ही थोड़ा लेट है, पर मिला है। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कितनी अवेयर है, कितनी कंसर्न है। ऑल्दो देखिए हम समझते हैं कि सिस्टम में काम में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मिला ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी को 5,000 मिला, किसी को 15,000 मिला, किसी को 30,000 रुपये मिले। तो बाल श्रमिक जो हैं हमारे यहाँ जयपुर में मोस्टली बिहार से आते हैं, और बिहार ही उनको रीहैब किया जाता है। एक सिस्टम और जो पिछले 4-5 सालों में बदला, पहले क्या होता था, बाल श्रमिक बच्चा जब हमारे यहाँ आता था, उसकी कार्रवाई पूरी होती थी 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी, उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता था, बच्चों को हैंड ओवर किया जाता था पेरेंट्स को CWC के माध्यम से, बाल कल्याण से। होता क्या था, बच्चा हमारे यहाँ से तो पेरेंट्स के साथ निकल रहा है बाहर आराम से अपना सारा सामान, और उनके साथ गया नहीं। ये घटनाएं मैंने कई बार सुनी है। हाँ, और बच्चा रिपीट होके फिर शेल्टर में आ गए रेस्क्यू होके। तो जो भी हमारे जो सीनियर्स थे या जो हमसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों को लगा कि यार ये तो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो सब लोग बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, फिर ये निकल के आया कि यार इन बच्चों को बिहार सरकार को हैंड ओवर किया जाए। तो पिछले 5-7 सालों से एक प्रोसेस बना लिया हम लोगों ने। जो भी बिहार के बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में रेस्क्यू होते हैं, उनका डेटा पहले बिहार गवर्नमेंट को भेजा जाता है। वो वेरीफाई करते हैं, होम वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ का समाज कल्याण विभाग, और वो जब वेरीफाई करके लिस्ट हमें भेजते हैं कि हाँ साहब आपने जो 60 बच्चों की लिस्ट भेजी वो हमारे बिहार के हैं, तब यहाँ से बाकायदा एक ट्रेन बुक की जाती, ट्रेन मतलब एक टिकटें बुक की जाती है उनके लिए। पहले तो जब कोविड से पहले तो क्या पूरी बोगी दे देती थी रेलवे, हमें पूरे एक बोगी दे देती थी, और उसमें हम हमारा ताला लगा के हमारे बच्चों को सेफ्टी से ले जाते थे। आपने कई बार ट्रेन से छोड़े हैं जाके स्टेशन? हाँ एग्जैक्टली। और हमारा स्टाफ तो बिहार भी जाता है। मतलब मैं तो खैर अभी तक बिहार नहीं गया, मैं तो ट्रेन तक ही जाता हूँ, पर मेरा स्टाफ बिहार जाके मैंने 26 साल वहाँ गुजारे हैं। अच्छा, अरे वाह, ग्रेट। सो पहले तो क्या होता था कि हमें रेलवे बोगी दे देता था, वॉलंटियरली बोगी देता था, एक एक्स्ट्रा बोगी लगा देता था, तो जनरल कोच वाली, और हमारे बच्चे आराम से जाते थे। कोविड में सब सिस्टम बंद हुआ, रेलवेज वगैरह सब बंद हुए। तो अब कोविड के बाद क्या है कि सारा काम IRCTC के हाथों में चला गया, ऐसा बोलते हैं वो लोग, है ना। तो उन्होंने हमें बोगी देना बंद कर दिया, तो हमें भी जनरली टिकट ही बुक करने पड़ते हैं। ऑल्दो ये हमारे लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम 60 बच्चे, 5 प्राइवेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 1-2 प्लस 5 से 7 पुलिसकर्मी जो जाते हैं यहाँ से, हमारे को पूरा एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं, इतनी टिकटें वो भी बिहार की एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो कई बार जब होम वेरिफिकेशन होके आ जाता है ना बिहार से, उसके बाद ही टिकट बना सकते हैं, उससे पहले तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि भाई वहाँ की गवर्नमेंट इन बच्चों को एक्सेप्ट भी करेगी कि नहीं करेगी वो ध्यान पाएंगे, तभी तो हम भेज पाएंगे। तो कई बार 1-1 महीना, 15-15 दिन, कई बार 1.5 महीना वेटिंग के चक्कर में हमें आगे की टिकट बुक करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, स्लीपर की बुक करवाती है गवर्नमेंट, ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है। ये भी मैं आपको बताऊँ, पहले ये जनरल टिकट खरीदती थी। अब होता क्या था, जनरल डब्बों के हालात हमें छुपे हुए नहीं, हमसे कितने बुरे हालात होते थे, और बच्चे को 12-12, 18-18 घंटे की जर्नी उस लकड़ी के फट्टे पे ऐसे बैठ के करनी पड़ती थी। तब मैंने फिर 1-2 बार मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा भाई देखिए बच्चे हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे मेरे हैं, चाहे अधिकारी के हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, इनको 14, 18, 24 घंटे का सफ़र है, थोड़ा तो आरामदायक होना चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट। जयपुर जिला संरक्षण इकाई के हाथ में होता है सारा बजट, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को समझा और माना। तत्कालीन जो भी वहाँ के अधिकारी थे,
और उन्होंने कहा नहीं, अब से बच्चे स्लीपर में जाएंगे। अच्छा, तो सब बच्चों को एक एक बर्थ मिल जाए। कोशिश हमारी यही रहती है मैम, अगर अवेलेबल है तो। नहीं तो हमारे Sharing कहता में है चले कि जाते। 80-90% टिकट्स भी हमें मिल जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है मैम। रेलवे में देखिए, अगर बच्चे 70 जने जा रहे हैं, 50 टिकट भी हमें मिल जाती है, 55-60। अगर पूरी मिलती है तो पूरी लेने को तैयार है सरकार, लेकिन चूंकि हम 10 टिकट के लिए हम बच्चों को फिर 1 महीने होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे को मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80-90%। और कुछ अधिकारी हैं रेलवे में जिनसे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं अपने स्तर पे, जितनी उनके पास क्षमता है वो हमारी मदद करते हैं, और उनसे हमें मतलब मैक्सिमम टिकट मिल जाती है, तो फिर हम स्लीपर में उनको भेजते हैं। इनके खर्चे कौन वहन करता है? देखिए मैम, भेजने का जो खर्चा होता है टिकट का, वो सरकार, राज्य सरकार का जो जिला बाल संरक्षण इकाई है वो वहन करती है। बच्चे जब तक आपके यहाँ हैं वो सारा खर्चा हम लोग वहन करते हैं। उसमें जो भी गवर्नमेंट फंड होता है, हमारे सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनका एक फंडिंग प्रोसेस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो चलता है। तो जिनको मिलता है, जो एलिजिबल है उनको मिलता है, जिनको नहीं मिलता है फिर भी वो वॉलंटरीली करना चाहें तो वो करते हैं। तो वो जो खर्चा है भेजने का, वो स्टेट गवर्नमेंट यानी जिला बाल संरक्षण इकाई उठाती है। फिर पटना पहुंच के हम लोग वहाँ पे जो समाज कल्याण के अधिकारी होते हैं उनको बाकायदा बच्चे काउंट करवा के, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करवा के उनको हैंडओवर करके आते हैं। उसके बाद फिर उनका प्रोसेस होता है कि उनको जिला स्तर पे भेजना है, फिर पेरेंट्स को हैंडओवर करना है। इस प्रोसेस से 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो क्या होता है, बच्चा अगर सिस्टम से जा रहा है तो वो वहाँ के सिस्टम में भी आ जाता है, तो वहाँ की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बंधुआ मजदूरों की या बाल श्रमिकों की, उसका बेनिफिट उस बच्चे को और उसकी फैमिली को मिलता है। दूसरा, हमारी स्टेट की जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलते हैं। तीसरा, बच्चा क्या है कि प्रोसेस से जाता है तो उसके वापस बाल श्रमिक बन के जयपुर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस इस सिस्टम का एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है कि इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, क्योंकि देखिए 2 स्टेट्स का मामला आ जाता है। फाइल्स बिहार जाती है, फिर बिहार भी बहुत बड़ा राज्य है, ऐसा कोई छोटा मोटा राज्य नहीं। एक एक घर जाके एक एक एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। भाई बच्चे तो किसी भी जिले के हो सकते हैं। फिर वो वेरिफिकेशन होके एक लिस्ट कंपाइल होके बिहार के हेड ऑफिस पहुंचती है, फिर वो हमारे यहाँ भेजती हैं। तो उस प्रोसेस, फिर हमारे यहाँ लिस्ट आने के बाद ट्रेन की टिकट की वेटिंग, तो उसमें प्रोसेस में थोड़ा उसका प्रोसेस लंबा हो जाता है। पर उसका एक एडवांटेज है कि जितना लंबा प्रोसेस है, बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक अच्छी जगह है, तो वो कुछ नया सीख रहा है। हाँ, आपके यहाँ तो मैं देख रही हूँ बच्चों को के साथ आपकी बहुत एक्टिविटीज होती है। हर महीने में 3-4 एक्टिविटीज, हर डे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ तो कैसे सिखाते हैं? देखिए मैम, जो हमारा प्रोजेक्ट है स्नेहाचल शेल्टर होम, उसका टैगलाइन ही लव, केयर एंड सेलिब्रेशन है। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बच्चों से बात करी है हमारे यहाँ जो 12 साल, 14 साल, 15 साल, उसने बनाना जैसा बेसिक फ्रूट अपनी लाइफ में नहीं खाया। बोलिए आप। अच्छा, ये सच है क्या? ये सच है मैम, मैंने देखे ऐसे कई बच्चे मेरे यहाँ आश्रम में आके, उन्होंने बनाना, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, अंगूर या ऐसी चीजें, मतलब मिठाई में गुलाब जामुन, रसगुल्ला या पनीर की सब्जी लाइफ में पहली बार खाई। घी की चुपड़ी हुई रोटी मैम, एक बच्चे की एक लाइन थी, मेरे आंख में आंसू आ गए। उसको चुपड़ी हुई रोटी मिली, मैंने इसको पूछा बेटा खाना कैसा है? भैया खाना तो बहुत टेस्टी है, एक बात बताओ यहाँ रोज चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी क्या? मैंने अपनी लाइफ में घी की रोटी नहीं खाई। आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज। मेरे बच्चे, मतलब खुद के बच्चों को मदर या मैं या उनकी दादी नानी हाथ जोड़ जोड़ के पीछे घूम घूम के खिलाने की कोशिश करती, खा ले बेटा खा ले, उनको कोई परवाह नहीं है। इन बच्चों को देखो, मतलब इनके लिए घी की चुपड़ी रोटी मिलना, वो कहते हैं भैया हमारे को तो या तो किसी के मरे में जाते, कोई पैसे वालों के जाते हैं, या कोई बहुत बड़े पैसे वाले की शादी में बचा हुआ कुछ होता है, उसमें घी लगा हुआ मिलता है। बहुत दुखद है। केला जैसा बेसिक फ्रूट मैम, ये पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन तो बहुत दूर की बात है। मुझे 2 साल पहले कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया था, तो मुलाकात हो गई, तो बता रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा कि ये बच्चे राजस्थान के थे, आदिवासी इलाकों के। बोला इन्होंने आम नहीं खाया था, तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला इन्होंने आम देखा ही नहीं है। मैंने कहा आदिवासी क्षेत्र राजस्थान, आम के पौधे होते हैं, सड़कों के किनारे बेचते रहते हैं। मैं गई हूँ सारे आदिवासी क्षेत्रों में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ था। सच है। हाँ, लेकिन जब आप बोल रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है सच है, केले जैसा बेसिक फ्रूट। इसलिए हमारे जो प्रोजेक्ट का टैगलाइन, एज आई सेड, कि लव, केयर एंड सेलिब्रेशन, हमारे यहाँ 3 चीज़ों पे हम बहुत विशेष फोकस करते हैं। क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, देखिए हालात का भी मारा है और वो परिस्थिति का भी मारा है, और उसने बहुत एक्सट्रीम अपनी लाइफ में पुअर्टी, दुख देखे हैं, उपेक्षा, तो उसको वो प्यार मिले जो वो बचपन उसका वंचित रहा, उस प्यार से उसको वो केयर मिले जिसकी उसको ज़रूरत है। तीसरा, सेलिब्रेशन पार्ट। क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है मैम कि बच्चा चाहे मेरे यहाँ 1 दिन रहे, चाहे 6 महीने रहे,
बच्चा अपना बचपन उस अंदाज से जी जो बचपन मेरा बच्चा या आपका बच्चा या किसी भी आम परिवार का बच्चा जी रहा है। इन बच्चों को उस ड्यूरेशन में जितने दिन भी मेरे यहाँ रहे, वो काम, बेसिक काम वो करके जाए अपनी लाइफ में, ताकि इनको कभी रिग्रेट नहीं हुए बड़े हुए तो कि यार हमने हमारे बचपन में ये नहीं किया। क्या क्या करते हैं, दिनचर्या क्या? मैम देखिए, हमारी जो दिनचर्या शुरू होती है सुबह उठने से शुरू होती है। पहले सबसे बच्चा उठता है, नहाता है, धोता है, रेडी होता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट में एज आई सेड कि हम लोग सब जे एक्ट से गवर्न है, जस्टिस जुनवाइल एक्ट से गवर्न है, हमारी पूरी मॉनिटरिंग उस एक्ट के थ्रू होती है। उसमें बेसिक मिनिमम चीज़ें सब कुछ लिखी हुई है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, मिनिमम साइड में। तो हमारी कोशिश रहती है कि रोज़ उनको एक नया नाश्ता मिले दूध के साथ में। उसके बाद उनका 9 साढ़े 9 तक नाश्ता, प्रेयर वगैरह सब होके, हमारी ऑफिस टाइमिंग 9:30 बजे से शुरू होते हैं। टीचर्स यानी जो केयर टेकर्स हम बोलते हैं, केयर गिवर्स बोलते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो सबसे पहले फर्स्ट हाफ में वो करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई में भी हमारा 2 प्रकार का फोकस रहता है। एक तो जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ आते ही जब वो पहला उनको मास्टर रजिस्टर में एंट्री करते हैं वो अंगूठा लगाते हैं साइन की जगह। तो हमारा मेजर फोकस ये रहता है कि इनको पहले तो साइन करना सिखाओ, अक्षर ज्ञान सिखाया जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक तो हमारा फोकस एक तो अक्षर ज्ञान पे होता है, दूसरा हमारा फोकस होता है इनको लाइफ स्किल सिखाई जाए और इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है। ये जिस ट्रॉमा से आए हैं या जिस क्षेत्र से काम करके या जिस माहौल से आए, उस माहौल से इनको कैसे निकाला जा सके, मन से। तो हमारा फोकस 2 चीज़ों पे रहता है, अक्षर ज्ञान और दूसरा इनकी लाइफ में क्रिएटिव्स। तो फर्स्ट हाफ हमारा 1 बजे तक चलता है। फिर 1 बजे हमारा लंच टाइम होता है। 1 से 2, सवा 2, ढाई बजे तक बच्चे खाना खाते हैं। फिर 2, सवा 2, ढाई से 3 बजे तक वो रेस्ट करते हैं। 3 से 5:30 का टाइम हमारा क्रिएटिविटी टाइम होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक या कुछ मूवीज़, ऐसी मूवीज़ जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं वो दिखाना, फिर उसके बारे में चर्चा करना। बाहर जाते हैं वही दिखाते हैं। वही हमारे वहाँ हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है, स्मार्ट टीवी है, 65 इंच का प्रोजेक्टर है इनबिल्ट, तो उस पे हम उनको दिखाते हैं ताकि और जो मूवी दिखाते हैं उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। देखिए हर एक मूवी का, चाहे वो कॉमर्शियल मूवी हो, फनी मूवी हो, चाहे वो वायलेंस वाली हो या बच्चों पे बेस्ड हो, हर मूवी को देखने वाले का एक नज़रिया होता है। एक सेम मूवी जो आप देखते हैं, एक मैं देखता हूँ, मेरा नज़रिया उसको लेके अलग होगा, आपका नज़रिया अलग होगा। तो हम जब बच्चों को जो इंस्पिरेशनल मूवी दिखाते हैं, हम हर बच्चे से पूछते हैं कि उसने क्या सीखा उस मूवी से। और कई बार मैम आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें एक नई सीख मिल जाती है बच्चों से। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है, हर इस परिस्थिति क्या देखने का, उसने क्या पिक किया। जरूरी नहीं कि मैंने वही चीज पिक करी हो। तो जब 25 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे जब अपना नजरिया उस मूवी के बारे में बताते हैं, तो हमारे लिए भी एक नई लर्निंग होती है। ऐसे करके हम उनको 5:30 बजे तक वो उस पर चर्चा होती है। गेम्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, हम उनको ड्रामा सिखाते हैं। फिर 5:30 बजे हमारी टीचर जाती हैं, तो 5:30 से 7 वो फन बेस्ड मूवी टीवी देखते हैं। वो उनका टीवी टाइम है, मस्ती वाला टाइम है। 7 से 7:30 जनरली प्रेयर वगैरह, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। फिर 7:30 ऑनवर्ड्स उनका डिनर स्टार्ट होता है। 9 बजे तक, 8:30, 9 बजे तक वो डिनर करते हैं। फिर आधा घंटा हम उनके साथ अगेन बैठते हैं, जो हमारे वहाँ का स्टाफ है, दिन भर की दिनचर्या पे चर्चा करते हैं। कौन किससे परेशान है, किस ये लड़के झगड़ते हैं कि नहीं, इनकी लड़ाई सुलझाई बढ़ती होगी। बहुत छोटे भी दिखाते हैं। बॉयज होम है मैम मेरा। और एक चीज़ आप मान के चलिए कि दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग माई। कोई रेलवे स्टेशन पे रहा हुआ बच्चा है, कोई रोड पे रहा हुआ बच्चा है, कोई ऐसे बाल श्रम वाले स्थान पे रहा हुआ बच्चा है जहाँ बड़े बच्चे सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत चीज़ें इनके दिमाग में गलत भरी हुई होती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अपने पॉइंट उठाया है, तो क्या होता है मैम, जब ये बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं ना, तो जो बच्चे 6-8 महीने से काम कर रहे होते हैं, कुछ पॉकेट मनी उनको इकट्ठा कर आके चाइनीज़ फ़ोन या उधार उनको चाइनीज़ फ़ोन या सस्ता फ़ोन उनको दिला दिया जाता है मालिक के द्वारा। उसमें भर दिया जाता है अडल्ट कंटेंट, ताकि बच्चा उसका एडिक्ट हो जाए। अब बच्चे के आगे मोबाइल रख दिया जाता है, उसमें अडल्ट कंटेंट भर दिया जाता है, भोजपुरी गाने या कुछ भी, और वो बच्चा बस देखे जा रहा है, धुन में और काम करे जा रहा है। तो क्या होता है कि हमारे पास बच्चे हर कैटेगरी के आते हैं मैम, उनके साथ बहुत डिफरेंटली और बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही संभाल के डील करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम फिर रात को आधा घंटा फिर उनके साथ दिनचर्या, दिन भर की दिनचर्या, कि क्या रहा दिन में, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, यहाँ क्या सुधार हो सकता है, कौन से बच्चा किसको परेशान कर रहा है या क्या हुआ, फिर हम उनको सोने के लिए भेज देते हैं। ये तो हमारा इन हाउस है।
उसके अलावा भी हमारी कोशिश रहती है कि महीने में 2 बार 3 बार 4 बार या वीक में 1 बार हम उनको आउटिंग के लिए ले जाएं। वो विभिन्न प्रकार की आउटिंग होती है, कोई अच्छी मूवी आई हुई है बच्चों के लिए तो मूवी दिखाने ले जाना, कभी फूड आउटिंग हो गई अपने रेस्टोरेंट जयपुर में। में तो अभी आईपीएल चल रहा था स्टेडियम। बिल्कुल, और इस बार हम लोगों ने बच्चों को आईपीएल का मैच भी दिखाया। हमारे लिए एक बहुत ही, बच्चों के लिए विशेषकर आईपीएल को स्टेडियम में देखना, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अलग ही प्रकार अरे का अच्छे अनुभव अच्छे होता है। लोग तरस गए, यहाँ तो टिकट की लाइन लगी। एग्जैक्टली। सो वो एक, और उसमें भी देखिए हमारा जो टिकट्स था दैट वाज लाइक डन बाय पंजाब किंग्स 11, उनकी एक फाउंडेशन है, उसकी तरफ से स्पॉन्सर था। और बच्चों के लिए एक एडवांटेज ये था कि वन ऑफ द को ओनर ऑफ पंजाब किंग्स 11 मिस्टर वाडिया केम टू द दैट स्टैंड, और उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट का 1 घंटे का मैच बच्चों के साथ देखा। बिताया। तो वो भी एक उनके लिए बहुत अलग अनुभव था। और उस दिन कोइंसिडेंटली द टीम वोन, या किंग्स 11 पंजाब जीत भी गई थी। और देखिए किस्मत किसको कहते हैं, बच्चों का भाग्य किसको कहते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मैचेस शुरुआत वाले नहीं थे। ये मैचेस आफ्टर द अटैक, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो चंडीगढ़ या मोहाली और उनमें होने थे, और वहां से जो मैचेस कैंसिल होके जयपुर की ट्रॉली में गिरे, उन मैचेस के टिकट थे। कहीं ना कहीं बच्चों के भाग्य में वो एक अच्छी खुशी लिखी हुई थी कि वो वहां से कैंसिल हुए और वो जयपुर को मिले वो मैचेस, और वो मैचेस देखने को मिले। मैं एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं एक बार जब मूवी देखने बच्चों को ले गए थे, हम लोग पीवीआर में ले गए थे, किसी ने स्पॉन्सर्स किए थे टिकट, तो उन्होंने कुछ बच्चों को, क्या है कि वो हमारा मॉर्निंग शो था और कोई दूसरा गेस्ट उसमें था नहीं, हम ही थे। अच्छा। तो वो पीछे की जो स्पेशल रिक्लाइनर्स चेयर्स होती हैं वो खाली थी, तो हमारे पास एक छोटा, अच्छा, सारे वहीं बैठ गए। तो हमारे पास 2-4 छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने जिद करी थिएटर वालों को कि हम पीछे बैठ जाएं क्या, सबको तो नहीं भेजा। तो उन्होंने को लगा, थिएटर वाले वॉज वेरी काइंड, तो उन्होंने कहा ठीक है, खाली है हमारे तो कोई आ नहीं रहा, तो उन्होंने 3-4 बच्चों को पीछे भेज दिया। अब वो बच्चे वो सोफे जैसी सीट पे, उसमें बटन दबा के सीट आगे, बटन दबा के, वाह, उनके लिए तो इतने मस्ती खुश हुए वो बच्चे। एंड मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी उन बच्चों के लिए। और ऐसे ही एक बार जब हम मूवी लेके गए थे उनको, तो वो मतलब सीट्स क्या होती है, वो बैठती आगे पीछे होती हैं, तो वो एक बच्चा तो डर गया, ये सीट हिल क्यों रही है। सो हमने उसको समझाया, बेटा ये आगे पीछे होती है। एंड ही वाज सो एक्साइटेड, वो ऐसे मतलब है ना, सीट को देख के उछलने लग गया थिएटर में, ताली बजा के खुशी से। और एक डिस्कवरी हुई ना उसके लिए तो। तो जो आसपास के लोग थे दे वर लाइक इन शॉक्ड, यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ऐसे कैसे क्यों कर रहा है। तो हम जैसे उनको बैठा रहे थे, तो हमसे पूछा कौन है भैया बच्चे, ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं क्या, मतलब उनका पहले वो सरकास्टिक था उनका। अच्छा। तब जब मैंने उनको बताया कि हाँ भैया ये पहली बार ही आए हैं, और ऐसे ऐसे एनजीओ के बच्चे और ऐसे ऐसे छुड़वाए हुए बच्चे, इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देन दे वर सो हैप्पी। वो लोग भी बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने दे कोऑपरेटेड विद अस एंड दे लाइक, मतलब वो बच्चे के लिए उस सीट का आगे पीछे होना कितनी बड़ी बात बड़ी थी। बात है, बिल्कुल। सो देखिए ऐसे कई अनुभव हैं मैम, जिन्होंने मतलब मेरे ऊपर पर्सनली इतना इम्पैक्ट डाला। एंड कई लोग मुझसे, मतलब ऑनेस्टली आई बीन ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, वो एक अलग बात है। बट कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अखिलेश जी, व्हाट ऑफ सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन। ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। बट आप इन चीजों को नोटिस करते हैं, ये भी कितनी बड़ी बात मैं है। तो मतलब टचवुड एक गॉड गिफ्ट है मेरे साथ में, कि मैं हर एक स्पेशल मोमेंट मुझे आज भी याद है। अब मैं एक और जैसे स्टोरी बताऊं, एक बच्चा आया था, वो मेरी शेल्टर होम के करियर का, या मतलब मेरे सोशल करियर का सबसे डिफिकल्ट केस था। ही वॉज ऑलमोस्ट 7-8 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड ही कांट स्पीक। वो सुन सकता था, समझ सकता था, पर वो क्लियर बोलता भी था आई ऐसे करके, मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो बच्चा मेरे यहाँ आया, आई बिलीव हाँ फ्राइडे नाइट में या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में आया था। मैं उस दिन शायद 2 दिन जयपुर में नहीं था, तो मैं सैटरडे संडे गया नहीं वहाँ, नहीं तो मैं जनरली रोज़ बच्चों से मिलने जाता हूँ। एंड द टाइम जब से आया, रोए जाए, थोड़ी देर थक के चुप होए, फिर रोना शुरू हो जाए, फिर थोड़ी देर थक के हुए। अब वो स्टाफ भी बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा, उससे इंटरेक्शन कैसे करें, क्या करें, वो कुछ बता नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। मंडे आई रीच टू ऑफ लाइक होम में पहुंचा, मैं शेल्टर होम में, और मेरे स्टाफ ने बोला ये भैया आ गए, ये बड़े भैया हैं, यही सब कुछ देखते हैं। ही केम टू मी इन माई कैबिन, है ना, मेरे वहाँ ऑफिस में आया। एंड सडनली ही वॉज कीप लाइक काम हो गया, वो एकदम आके बैठ गया। एंड ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी समथिंग, जो वो बोल तो पा ही नहीं रहा था, वो आ करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे भी समझ में नहीं आया कि क्या बोले, क्योंकि मैंने कभी ऐसे केसेस डील नहीं किए। मैंने उसको ऐसे एक पेन पेपर आगे दे दिया, मैं भी थोड़ा बिजी था, 2 दिन बाद आया था तो मुझे थोड़े काम थे, मैंने उसको एक पेन पेपर आगे दे दिया। वो बच्चा लेके ड्राइंग बनाने लग गया। अब
10 मिनट बाद मैं मेरे काम में बिजी हो गया, वो मेरे सामने बैठा है, मुझे कोई कम मतलब था नहीं भाई, ठीक है बच्चा है बैठा है, नया आया है इसलिए। और 5 7 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो मुझे फिर आवाज़ देता है, मतलब वो है ना हंसने लग जाता है। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहता है कि इशारा करके बोलता है कि आपकी फ़ोटो बनाई है मैंने। तो मैंने कहा यार ये गजब है। मैंने कहा शो मतलब मैंने कहा बताओ। उसने ऐसे करके इतनी अच्छी सी फोटो है मेरी, बट आई वाज सो हैप्पी है ना। और वो बच्चा बहुत, मैंने जब उसको चॉकलेट दी मतलब स्टाफ से मंगवा के, मैंने कहा नाइस पेंटिंग, मैं उसको बोला अच्छा, इशारे से उसको चॉकलेट दी, वो सो हैप्पी। अब हुआ क्या, जनरली क्या होता है देखिए, मैं बच्चों से जाके मिलता हूँ ऑफिस में, बच्चा कोई काम होता है, बच्चे को कोई बात करनी होती है तभी आता पर्सनली, है। या बच्चे को मुझसे कोई शेयर करना होता है, तब वो आते हैं, नहीं तो मैं नीचे उनसे जाके मिलता हूँ। अब उसने क्या हैबिट बना ली, वो तो मेरा ऑफिस ही नहीं छोड़े उसको, तो बस मेरे से और समहाउ मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं मेरा भी एक पर्सनल बॉन्ड हो गया उस बच्चे के साथ। अब वो बैठा है, मैं भी उसके साथ मजे कर रहा हूँ, वो भी पेंटिंगें बना रहा है, कभी वो मैडम की पेंटिंग बनाता है, कभी वो दूसरे जो हमारे स्टाफ भैया लोग हैं उनकी पेंटिंग बनाता है, और वो अपने आप को आर्ट से एक्सप्रेस कर रहा था। फिर मीनवाइल हम उसकी फैमिली को ढूंढना शुरू कर रखा था हमने। अब हम इसको अलग अलग सिटीज़ का नाम बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी वो हाँ करता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, हम वहाँ की चाइल्ड लाइन को फ़ोन करते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर चौथे पाँचवें दिन ऐसे दिल्ली के नाम पे वो बहुत उछलने लग गया। अच्छा। तो हमें लगा कि यार दिल्ली, जब जब भी हम दिल्ली या कुछ बोलते हैं इसके दिमाग में या ये बहुत ओवर रिएक्ट करता है। मैंने मेरे स्टाफ को लगाया, मैंने कहा यार ट्राई इट, दिल्ली का कुछ ना कुछ इस बच्चे का कनेक्शन है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद एक ज्योति नगर पुलिस स्टेशन करके था वहाँ पे, आई थिंक ज्योति नगर ही था, वहाँ पे कांस्टेबल से बात हुई, उसने बोला हाँ यार एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट है, उसकी फैमिली बोल रही थी बच्चा बोल नहीं सकता है, पर जिस जिस कांस्टेबल के अंडर में केस है वो गोवा गया हुआ है दूसरे केस के सिलसिले में। हमने कहा यार आप उनका नंबर दे सकते हो क्या? कि यार वो फाइल उसी के पास है उस बच्चे की। तो मेरे पास तो ज़्यादा नंबर है नहीं, मैंने कहा आप उस कांस्टेबल के नंबर दे दो, एक काम करो। हमने कांस्टेबल को फ़ोन किया, उसको फ़ोटो दिखाई, वीडियो कॉल कराया, हाँ यार ये बच्चा है। उन्होंने बोला हाँ यार ये बच्चा मिसिंग है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास ही है, मैं गोवा दूसरे केस के लिए आया हुआ हूँ, मैं कल तक या परसों तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा, फिर मैं इनके पेरेंट्स को ले आता हूँ या मैं आ जाता हूँ इसको लेने। मैंने कहा नहीं भैया आप तो पेरेंट्स के नंबर अभी दो मुझे। यार भैया अभी तो मेरे पास है नहीं फाइल यार। मैंने कहा भैया प्लीज़ कैसे भी करके दो यार, देखो बच्चे का। उस बंदे ने आधे घंटे में नंबर ढूंढ के हमें दे दिए। हमने वीडियो कॉल करवाई मैम, वो आज भी हमने रिकॉर्ड कर रखी वो वीडियो कॉल। अच्छा। मदर और उस बच्चे का जो मिलन था ना मैम, ऐसे लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या एक मिलाप हो रहा है एक बच्चे का। इतना मदर रो रही थी उस बच्चे को देख के, बच्चा भी मतलब, और मदर समझ रही उस बच्चे की भाषा, वो क्या बोलना चाह रही है, बिल्कुल, उसने तो पाला है। पाला है। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो वो तो 2 दिन में 1.5 दिन में गोवा से आएगा। मैंने फिर वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनसे बात करी, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर देखिए केस है इसका एफआईआर का, आप चाहो तो पेरेंट्स को भेज दो, हम पेरेंट्स को हैंड ओवर करवा देंगे सीडब्ल्यूसी से, फिर वो आके आपके पुलिस स्टेशन में कार्रवाई कर लेंगे। पर वो पुलिस स्टेशन वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने दूसरे कांस्टेबल को भेजा उनके साथ में। नेक्स्ट डे शाम को 5-6 बजे तो हमने वीडियो कॉल पे बात करवाई, और वो रात को ही निकले वहाँ से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जयपुर पहुँच गए, और जैसे सीडब्ल्यूसी स्टार्ट हुई हमने वहाँ प्रोड्यूस किया बच्चे को, पेरेंट्स को, सारा हुआ, और बच्चे को हमने हैंड ओवर पर किया। वो बच्चा गया क्या, मतलब घर से कैसे छूटा? मैम क्या होता है देखिए, इसमें भी क्या होता है, ये जो हमने बाद में पता किया, ये थे लेबर, अगेन बिहार के थे, दिल्ली काम कर रहे थे, और ये रेलवे स्टेशन के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है उसमें रहते हैं। जैसे साइट के हिसाब से बदलते रहते हैं लोकेशन की, भाई अच्छा ये बड़ी साइट है, यहाँ 6-8 महीने यस कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो क्या होता है मैम, ये अपने जयपुर में भी है, आप कभी नोटिस करिएगा रेलवे स्टेशन पे, ये जो आसपास की झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं ना, ये ट्रेनों में फ्री ट्रेवल करते हैं, सामान बेचना, चोरी करना, ये सब करते हैं। या जैसे क्या होता है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को क्या लालच देते हैं, चल तेरे को जयपुर घुमा के लाता हूँ, चल तेरे को अलवर घुमा के लाता हूँ, चल तेरे को अजमेर, टिकट लगना नहीं है, ट्रेन में कुछ मिलेगा वो खा लेंगे, भीख मांग लेंगे, नहीं तो सफाई करके ऐसे भी मांग के लोग दे ही देते हैं, उससे अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे करके कई बच्चे दिल्ली से जयपुर ट्रेनों में ऐसे बैठ के आ जाते हैं। अखिल जी, आपने बच्चों की बात की, घर से भाग जाते हैं या निकलते हैं या उनको बाहर भेजे जाते हैं किसी काम से बाल श्रमिक के रूप में। पहले बच्चे जल्दी रेस्क्यू होते थे, अगर खबर लग गई और 1098 पे फ़ोन कर दिया। आजकल क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि इस नंबर से उतनी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है जो पहले थी।
मैम एक्चुअली क्या है, पहले ये थी सिविल सोसाइटी द्वारा रन करी जाती थी, मॉनिटर बाय ऑफ कोर्स गवर्नमेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि वो सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया है और ये एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है। सो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा है कि आपकी अगर लाइजनिंग अच्छी है और आपने 10 डिस्ट्रिक्ट का या पूरे स्टेट का आपने ले लिया, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही कि इसमें प्लेयर्स ज़्यादा आ गए हैं जो कि जिनका सिविल सोसाइटीज़ का कोई खास लेना देना नहीं है। बस वो कैसे भी जान पहचान से वो अपना टेंडर ले रहे हैं। अब वो टेंडर लेके एम्प्लॉयज़ जो हायर कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। पहले क्या था, एक सिविल सोसाइटीज़ होती थी जो रन करती थी, जिनका मेन ऑब्जेक्ट यही होता था। और स्पेशली उसमें भी जो बच्चों के क्षेत्र की सिविल सोसाइटीज़ होती थी, जिनका काम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता था, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। इसलिए क्योंकि उनसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था। बिल्कुल मैम, देखिए मैं बताऊं, ये जो है हमारी इंडिया की बहुत बड़ी बच्चों की एक बैकबोन है। 10-9-8 हम लोग यहाँ पे राजस्थान में बोलते हैं, 1098 ऐसे बोला जाता है। और अपने यहाँ तो एक अच्छा सा स्लोगन भी बना था, 10-9-8 टाबरारो ठाठ। सो मतलब बहुत ही इफेक्टिव था। लेकिन अभी चूंकि थोड़ा इसमें डाउनफॉल आया है, क्योंकि अब इसमें कॉमर्शियल एंगल ज़्यादा आ गया है। बिल्कुल। जो पीपल लोग जो अपॉइंट किए जा रहे हैं, चाहे वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हों या वर्किंग लोग किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा आ गया है कि अच्छा इसको रखो, ये मेरा जानकार है, इसको रखो या उसको रखो। वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि क्वालिटी को हार्म कर रहा है। जो जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस था, जिन्होंने बच्चों के साथ कई सालों तक काम किया है, वो कहीं ना कहीं इसमें से साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं। के संपर्क में ऐसे कभी लोग आए हैं जब आपने कोशिश की और ऐसा कुछ सही रिस्पांस नहीं मिला हो उधर से? मैम देखिए, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, बट हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम और वो भी हमारे इस बच्चों के जो वेलफेयर का परिवार है उसका एक हिस्सा है। बट हाँ, मतलब सुधार की बहुत गुंजाइश है। और ऐसा है जो मतलब क्वालिटी में अभी बहुत ज़रूरत है चाइल्ड लाइन की, एम्प्लॉयज़ क्वालिटी में, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है, चाहे पेमेंट स्ट्रक्चर है या और है, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं उनको बोलता हूँ कि यार आपके काम में ये कमी है या आपको ये सुधार की गुंजाइश है, तो उनकी तरफ से भी रिबिटल आता है कि यार पेमेंट का भी तो आप देखो, पहले कितना अच्छा सिस्टम था, अब हमें 6-6 महीने तक सैलरीज नहीं मिलती है। हम कोई केस पे जाए कैसे, वहाँ हमें अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन से जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो वो भी कहीं ना कहीं, बट फिर अल्टीमेटली बात ये आती है कि इन सब में पिस कौन रहा है, इस कौन रहा है और पर्पस आपका तो वो एग्जैक्टली। रह क्योंकि गया। देखिए, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इज द मोस्ट एंड फर्स्ट रेस्पॉन्डिव थिंग फॉर चाइल्ड इन इंडिया। तो उसका तो प्रोएक्टिव होना और फुली इक्विफाइड होना बहुत बिल्कुल, वहाँ जरूरी कोई है। एक्सक्यूज की गुंजाइश ही गुंजाइश नहीं है। नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, देखिए बाकी मोस्ट ऑफ द सिस्टम, देखिए पुलिस की जहाँ तक बात करें, ठीक है, वो अब हम सब समझते हैं पुलिस के बारे में, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनको बहुत कुछ मेंटेन करना होता है, दबाव भी रहता है, मतलब हर प्रकार का रहता है। स्टिल अच्छा काम हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा। राजस्थान और जयपुर में विशेषकर आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। देखिए, बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ क्राइम बहुत हो रहा है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, चाइल्ड लेबर भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसी के अनुपात में काम भी अच्छा हो रहा है। सिविल सोसाइटी सब अपनी तरफ से बेस्ट कर ही रही हैं, बाल कल्याण समिति हों, जिला बाल संरक्षण इकाई हों, वो भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। जो मुझे आज की डेट में लगता है कि जिसको थोड़ा और बेटर होने की ज़रूरत है, वो है चाइल्ड लाइन, जहाँ उनको थोड़ा और प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लोग हैं, बाल विशेषज्ञ हैं या बच्चों से जिनका बच्चों के साथ काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको उस टीम में आने की अभी लेकिन बहुत जब ज़रूरत है। पर्दे से महिलाओं को लाकर वहां बैठा दिया जाए ऐसी जगह, पर्दे में रहने वाली महिलाएं, और ऐसे केसेस हुए हैं, फिर ये तो मतलब ये मैम हाँ, वो है थोड़ा सा अपॉइंटमेंट पूरे राजस्थान का बोल लीजिए, इंडिया लेवल का बोल लीजिए, कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब फिर वो लाइसेंस से हो जाता है ना, हाँ, वो फिर वहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है आपके कॉम्प्रोमाइज काम होता है। से। देखिए, तो वो है। और कुछ इंसिडेंट में गवर्नमेंट को भी समझ में आया है, तो कई जगह उन्होंने बाद में उसको रेक्टिफाई भी किया है। तो बट अभी भी उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो कि सब लोग जानते हैं। मतलब आज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बहुत पुराना नाम है, 1098 बहुत ही एक कॉमन
वो है सभी को पता है। बच्चों से लेके बड़ों से लेके हर कोई जानता है, और उनको पता है कि अगर कोई बच्चा ट्रबल में है, कोई बच्चा परेशानी में हो, तो सबसे पहले वहाँ कॉल करना है। तो उसको तो देखिए मतलब आपको बहुत ही अलर्ट मोड पे रखने की जरूरत है, और उसके अंदर जो काम करने वाले हैं उसका एक स्क्रूटनी होना और अच्छे लोगों को होना बहुत जरूरी वहाँ है। परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ एक्सक्यूज performance, मांगने वाले बिल्कुल नहीं मैम, चाहिए। बिल्कुल। देखिए समस्याएं हर के साथ है, हमारे साथ भी है, हम होम चला रहे हैं, फंडिंग को लेके होती हैं, स्टाफ को लेके होती है, पर हम ये कह उसका के इफेक्ट बच्चों पे नहीं आने दे सकते हैं। अगर आप Exactly. कर ही नहीं सकते हैं तो आपको वो काम ही करने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है, यस। तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे से लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, और उसमें सुधार होना चाहिए। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ये कब तक चलता रहेगा कि बच्चे आ रहे हैं, आपके पास खबर आ रही है, रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, आप उनको संभाल रहे हैं, फिर वापस भेज रहे हैं, ये जहाँ से बच्चे पकड़े जाते हैं जिन सेंटर्स से, उन पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जो रफ्तार है ना इन चीज़ों की, ये रुके। देखिए मैम, ये जो मुद्दा है ना जो आपने उठाया, ये बहुत ही कॉमन मुद्दा है, और हम बहुत पचासों बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं बहुत सारे मंचों पे। जो सोर्स स्टेट है जहाँ से बच्चा सोर्स होके आ रहा है, यानी बिहार, मतलब क्योंकि 80% चाइल्ड लेबर फ्रॉम बिहार, जो जयपुर में हमारे चाहे हमारे आश्रम में बच्चा आया हो, या जो ओवरऑल रेस्क्यू हो रहा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% बच्चे पर्टिकुलरली बिहार से आ तो रहे हैं। बिहार से, या बिहार और झारखंड दोनों से? मैम देखिए क्या होता है, झारखंड से जो मैंने मतलब सुना है या देखा है, बच्चे जो चाइल्ड लेबर आते हैं वो मैक्सिमम बिहार से आते हैं, झारखंड से बहुत कम आते हैं। जो गर्ल्स आती हैं घरों में काम करने के लिए, वो झारखंड से ज़्यादा आती हैं, बिहार के कंपैरेटिवली, बंगाल और झारखंड से। जो बच्चियां हाउस होल्ड का काम करने आती हैं या सेक्सुअली उसमें आती हैं, वो बिहार झारखंड से ज़्यादा आती हैं। बच्चे जो आते हैं चाइल्ड लेबर, वो मोस्टली बिहार से ज़्यादा आते हैं। झारखंड के भी केसेस हैं हमारे पास, यूपी के भी केसेस हैं, कम है। पर कम है कंपैरेटिवली टू बिहार। तो जो सोर्स स्टेट है वो है बिहार। तो कहीं ना कहीं बिहार पे स्टॉप लगे, वहाँ से बच्चा माइग्रेट ना हो, वहाँ से बच्चा ट्रैफिकिंग ना हो, तब जाके इस चीज़ पे हम लोग लगाम लगा सकते हैं। पर चूंकि वो एक अदर स्टेट का मामला है, वहाँ की पॉलिटिकल, वहाँ की जायोग्राफिकल सब कुछ सिचुएशंस बहुत अलग है कंपेरेटिवली पर राजस्थान। उसमें आप लोग दखल नहीं दे सकते वो वहाँ। मैं मेरा वर्किंग एरिया भी नहीं, बट देर आर सम सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया है उनका, वो बिहार में भी काम कर रही हैं, यूपी में भी कर रही हैं, राजस्थान में भी कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है अभी ये नॉट एंडिंग सिचुएशन है, अभी एंड आसानी से होने वाली सिचुएशन पे नहीं है। उसके दो कारण हैं, कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हैं घरों की वो, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन तो उसी स्पीड से बढ़ रही, कमाने वाला घर में एक ही, अगर वो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस की कमी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो फिर मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा उसको, अगर घर खर्चा चलाना है तो मैन पावर में बच्चों का ही नंबर आएगा। अगर भाई एक कमाने वाला पिता या पति कमा रहा है एक, तो फिर वो अगला नंबर बच्चों का ही आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिहार में गरीबी इतनी है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, गरीबी में भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कम अगर बच्चों से भी करवाना चाहें तो वहाँ पे वो भी पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ उनको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ भेजना पड़ता है। ये आपने कभी इनके माता पिता से बात की कि जो स्थिति में आपका बच्चा यहाँ है, इसको देखने के बाद आपको ये नहीं लगता कि आप बिहार में मैम, के काम अभी बिहार में- अभी का एक लेटेस्ट केस बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही 4 बच्चे हमारे पास आए रेस्क्यू होके। अब क्या होता है मैम, जनरली पेरेंट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अब जब बच्चा रेस्क्यू होके शेल्टर होम में आ जाता है ना, तब तो देखिए उनकी ममता, उनका बाप का प्रेम, माँ का प्यार ऐसे उमड़ता है, हमारा बच्चा तो अभी का भी छोड़ो, मैं तो मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा मेरे बच्चे के बिना, मेरा बच्चा कैसे छूटेगा, जल्दी से जल्दी छोड़ो। तब मेरे मन में एक ख्याल आता है, मैं कई बार गुस्सा भी करके बोलता हूँ पेरेंट्स को, जब इस बच्चे के साथ टॉर्चर हो रहा था, जब इस बच्चे को मारा पीटा जा रहा था, जब इस बच्चे को 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा था, जब इस बच्चे को भूखा रखा जा रहा था, तब आपकी माँ की ममता कहाँ थी, तब आपका बाप का प्यार कहाँ था? कभी आपने इस बच्चे के सोचा? जब आप इसको 500-500, 700-700, 800-800 किलोमीटर घर से दूर काम करने भेज देते हो, तब आपको आपका बच्चा याद नहीं आता है? और जैसे ही रेस्क्यू होके एक सेफ एनवायरनमेंट में आता है, आपको माँ का प्यार, बाप का प्यार, माँ की ममता सब याद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार। हाँ, कुछ पेरेंट्स अब कितने जेन्युइन है मैं जज नहीं करना चाहूँगा। हमारे को तो बोला था इसको मदरसे में पढ़ाएंगे, हमारे को तो बोला था इसको पढ़ाई करवाएंगे स्कूल में,
पार्ट टाइम इसको काम सिखाएंगे ताकि ये जब 18 साल का हो, पढ़ाई पूरी कर ले, तो इसके पास हाथ में हुनर हो। ऐसा भी बोला जाता है। कुछ केसेस में रिश्तेदार बच्चों को ट्रैफिकिंग कर देते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता है क्या करने भेजा है, जयपुर में किस काम से भेजा है, कुछ जेन्युइन केसेस में। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बच्चा वहाँ चूड़ियाँ बनाएगा, उसके बदले में उन्होंने 30,000, 50,000, 60,000 रुपये लिए हैं, और अब बच्चा 1 साल, 2 साल, 6 साल, 3 साल वहीं रह के काम करेगा। आपके पास जब प्रेशर आता है, जैसे यहाँ बच्चे को रेस्क्यू करके रखा गया, बड़े लोग होते हैं जिनके यहाँ काम कर रहा होता है, जब वो एक इंडस्ट्री चला रहे हैं या कोई यूनिट चला रहे हैं, तो छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आने के बाद लोगों का विद्रोह, कि भाई वो बच्चा आया है, लोगों को पता है वो कहाँ से आया है, तो लोग आपके ऊपर चढ़ पड़ते हो कि बताइए उनका पता, बताइए वो उस एरिया का कौन सा आदमी है जो, बिल्कुल, या ये बच्चा बताइए जो रेस्क्यू, मैं इसकी हालत देखूं। तो ये तो स्थिति बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है लड़ाई झगड़े मारपीट वाली होती है। बिल्कुल होती है मैम। कई बार तो हमारे पास चोरी और सीनाजोरी जैसी सिचुएशन होती है, जैसे किसी के घर में बच्चा काम कर रहा है, किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, पुलिस ने या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने या चाइल्ड हेल्पलाइन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रेस्क्यू किया और बच्चा हमारे यहाँ पहुँच गया। अब जब उनको पता चलता है तो वो तो हम पे ही चढ़ते हैं, मतलब आपने हमारा बच्चा लिया, कैसे ले लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे हुई, किसने बोल दिया बच्चा काम कर रहा था। तो कई बार तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। कई बार वो हम पे प्रेशर डलवाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर भी होता है मैम। मेरे को बहुत, आई एम सॉरी टू एंड आई एम अशेम्ड टू से यू दिस, कई बार हमारे को लोग फ़ोन करते हैं, अरे यार अखिलेश जी हम तो आपके डोनर हैं, हम तो आपसे जुड़े हुए हैं यार, वो जो बच्चा आया वो हमारे जानकार के यहाँ से आ गया, अब जो भी हो गई गलती हो गई है, जो भी समझो, लेकिन इसको प्लीज़ केस को रफा कैसे डोनर है, एक तरफ बच्चे की भलाई के लिए पैसे दे रहे हैं। सो देखिए, मतलब मैं, वही बात है कि मैं अपने आप को क्या जज करूं, बट मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे 6 सालों के एटलीस्ट 6 से 7 साल मुझे शेल्टर होम को हो गए हैं, और 1100 से ज़्यादा बच्चे मेरे यहाँ से रिहैब हुए हैं। मतलब कोई भी एक सिंगल उंगली मेरे पे ये नहीं उठा सकता कि मैंने किसी भी बच्चे को बिना पूरी कार्रवाई किए हुए या कार्रवाई को मैनिपुलेट किए हुए बच्चे को हमने यहाँ से रिहैब किया है। तो ये मेरा बहुत, एज आई सेड इन स्टार्टिंग, कि मेरे लिए ब्रेड एंड बटर वाला काम ही नहीं है। मैं जब कभी कभार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ किसी बहुत हाई लेवल प्रेशर से, तो फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ, भैया बंद करवा दो, मेरी बीवी मेरे बच्चे तो भूखे मरेंगे नहीं, आई हैव माई ओन बिजनेस टू डू। अब आपको देखना है कि आपको अखिलेश जैसा सिविल सोसाइटी वर्कर या सोशल वर्कर समाज के लिए नहीं चाहिए, बीइंग इन अ गवर्नमेंट और बीइंग इन अ पॉलिटिकल पर्सन और बीइंग इनटू इन अ पावर, तो आप बंद करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर पे या मेरे बच्चों के फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उल्टा वो परेशान ही है मेरे घर वाले तो, कि भाई बिजनेस से ज़्यादा इस पे फोकस करता है, या अब खुद के बच्चों से ज़्यादा। ये मतलब मैं बताऊँ आपको, ये मेरे बच्चों की कंप्लेन है। नाउ दे आर ग्रोन अप चाइल्ड, डॉटर इज इन लाइक ऑलमोस्ट 15 ईयर ओल्ड, बेटा 10 ईयर ओल्ड। वो कहते हैं आपके लिए हर चीज़, मूवी देखनी है पहले तो वो बच्चों के साथ, फेस्टिवल है तो बच्चों के साथ, कुछ भी, हमारा नंबर तो सेकेंडरी आता है। और पहले एक बार आपने मूवी देख ली उनके साथ तो आप फिर हमारे साथ जाते भी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है आपने वो मूवी देख ली है। सो वो अपनी कंप्लेन है मेरे बच्चों की मेरे से एज एन फादर, तो स्वाभाविक है। हाँ, मेरे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ये मेरा कहीं ना कहीं मैम मेरी यूएसपी भी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नोज़ कि अखिलेश की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो वो इसलिए उनको पता है कि ये अलग धुन का व्यक्ति है, ये अलग तरीके से चलने वाला व्यक्ति है, तो वो ज़्यादा मुझे परेशान भी नहीं करते और मैक्सिमम कोऑपरेट ही करते हैं। लेकिन जो लोग हैं, मान लीजिए जिस एरिया से आप लेकर आए, अब कुछ लोग अगर उसका अता पता मान कि कहाँ से लेकर आए हैं और उनको हम मारेंगे, डंडे लेकर आ गए, देखिए हथियार लेकर आ गए, बिल्कुल जो केस हुआ था, जो मैंने आपको बताया भी था, जो रेप वाला केस हुआ था, जब वो बहुत हाईलाइट हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत भावनाएं लोगों के हाथ और कई गुस्सा आया, कई ऐसे संगठनों में गुस्सा मन में भरा, और वो लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप तो हमें कल्प्रेट का नाम बताइए, बच्चे का नाम बताइए, धर्म बताइए, कहाँ का है, क्या है, हमें बताइए, हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसके ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए हम लॉ ऑफ लैंड में रह रहे हैं, लैंड ऑफ लॉ है हमारे यहाँ पे, कानून का राज है, कानून को कानून के तरीके से। अब मैं मानता हूँ कि कई बार डिले हो जाता है, जस्टिस डिले हो सकता है, लेकिन उन लोगों को संभालना, क्योंकि देखिए उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी या जो एक्चुअल क्राइम था वो तो पीछे छुप जाएगा।
अगर कोई मोब जाके किसी को मारेगी पीटेगी तो वो जो मुद्दा, मेन मुद्दा था कि उसने बच्चे के साथ क्या गलत किया, वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएगा, वो गुमशुदा हो जाएगा, वो पिक्चर से गायब हो जाएगा और वो मुद्दा हावी हो जाएगा, धर्म का, जाति का, लड़ाई का, वो मुद्दा हावी हो जाएगा। तो उनको भी हमें फेस करना और वो पड़ता भी है। गैर कानूनी है। वो भी गैर कानूनी, एग्जैक्टली वो भी। और कई बार हम मतलब जो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं हमारे सेक्टर के जिनके ऊपर बाकायदा हमले हुए हैं, सर फोड़े गए हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते वक्त उनको साथ मारपीट हुई है, बच्चों को आसानी से छुड़वा के लाने नहीं दी गया है। मैं भी गया हुआ हूँ एक दो रेस्क्यू पे, बहुत टेंस सिचुएशन होती है वहाँ, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। सिचुएशन ये होती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ से तो बहुत ही रिस्क होती है, पुलिस भी हमें ये बोलती है भैया फटाफट रेस्क्यू करो भागो और यहाँ से निकलो, ताकि क्या है कि जो भी कार्रवाई करनी है फिर पुलिस स्टेशन में कर लेंगे, इस जगह से निकलो। क्योंकि क्या है कि कब माहौल बिगड़ जाए, कब कोई चीज को किसी भी एंगल में दे दिया जाए, किसी भी सिचुएशन में फंसा दिया जाए तो रिस्की भी बात आ सकती हाँ है। वो रिस्की होता है। देखिए मतलब तो वो जो भी जाते हैं रेस्क्यू करने, चाहे मेरी टीम से या कोई भी जाते हैं, कभी मैं गया, रिस्क फैक्टर हमेशा होता है, तो हमें वो रिस्क फैक्टर भी देखना होता है। जो जाते हैं उनकी भी लाइफ थ्रेट होती हैं, प्लस रेस्क्यू होने के बाद भी थ्रेट्स तो होती हैं, किसने रेस्क्यू किया, तुम्हारे यहाँ आया तो तुम कितने दिन रखोगे, क्या रखोगे। अब कई बार क्या होता है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता ही नहीं होता कि प्रोसेस क्या, बस वो तो सीधा फ़ोन करके धमकाना, डराना, जल्दी छूट जाना चाहिए, कल ही छूट जाना चाहिए बच्चा। भैया अगर बच्चा एक बार आ गया, एफआईआर हो गई, तो अब जो उसका तय प्रोसेस है वो तो होके ही रहेगा, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ ये हो सकता है कि आप पावर में आप उस प्रोसेस को जल्दी करवा सकते हैं, बाकी जो प्रोसेस होना है वो तो होके ही पूरा ही रहेगा। होगा, उसमें कट शॉर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हाथ में न तो पावर है बच्चे को डायरेक्ट लेने का न डायरेक्ट छोड़ने का। उसके लिए एक्ट में, कानून में एक कमिटी बनी हुई है जिसको बाल कल्याण समिति कहा जाता है, उसी के थ्रू होगा। तो हमें उनको समझाना पड़ता है। अब जैसे जो 4-5 दिन पहले 4 बच्चे आए, अब उनके लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, इनकी मदर मेरे यहाँ नौकरी कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, बच्चा किस लिए नहीं छोड़ रहे हो, आपने लेके रख लिया, माँ बाप के होते हुए आप होते कौन हो बच्चे को रखने वाले, ये वो। तब हमें उनको समझाना पड़ता है भैया जिन माँ बाप की आप पैरवी कर रहे हो उन माँ बाप से एक बार ये भी तो पूछो कि उस मासूम से बच्चे को वहाँ मरने के लिए, तड़पने के लिए और इतनी गलत सिचुएशन में काम करने के लिए क्यों छोड़ा। तब इनको माँ बाप को अपना प्यार याद नहीं आया। तो वो भी होता है, हमें वो भी लोग फेस करने पड़ते हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली आप जैसे, बट हमारी समाज के संभ्रांत लोग जिनके घरों में उन बच्चों के पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, या जिनके जहाँ से हमने बच्चे को रेस्क्यू किया वो उनके रिश्तेदार होते हैं, वो उनके वेलविशर बन के हम पे प्रेशर डालते हैं या हमसे सवाल जवाब करते हैं। तो कई बार गुस्सा आता है कि क्या आपने अपने उस रिश्तेदार से सवाल जवाब किया जिसने उस मासूम बच्चे को नौकरी पे रखा हुआ था। कभी आपने उससे बोला कि नहीं भैया मत रख, 18 साल से कम है, इसका अधिकार है शिक्षा, इसका अधिकार काम नहीं। तब तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती और आज आप उसके वेलविशर बन के हमसे सवाल पूछ रहे हो। तो हमें ऐसे भी लोगों को झेलना पड़ता है फेस। कोई बच्चा ऐसा मिला जो कह रहा हूँ मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरूंगा, मैं सुसाइड करूंगा, कोई केस ऐसा आया कभी? एक्चुअली यस, मतलब वो ड्यू टू सिचुएशन ही डजंट वांट टू लीव, या वो हमें डराने के लिए धमकी देता है कि मुझे यहाँ से निकालो नहीं तो मैं। मेरे पास एक कश्मीर से बच्चा आया था, वो बच्चा अजमेर आया हुआ था दरगाह में, एंड वाइल गोइंग बैक उसको ट्रेन में फुलेरा के पास में पकड़ा, तो मतलब रेलवे पुलिस ने, उसके पास टिकट नहीं था और वो कुछ उसकी हरकतें ऐसी थी एंड और उसको हमारे यहाँ भेज दिया क्योंकि फुलेरा में कोई आश्रम था नहीं, तो जयपुर नियरेस्ट था, तो जयपुर में हमारे। अब वो बच्चा जिस हिसाब से अपनी बातें बताएं, हम लोग डरने लग गए सब। वो बोलता है मेरा इंस्टाग्राम खोलने दो मुझे एक बार, आप देखो मेरी फौज, मेरे 1800 लड़कों का हमारा ग्रुप है, हमारे सबके एक जैसा टैटू बना हुआ है हाथ पे। मेरा एक मैसेज चला गया ना उन लोगों को कि मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है आप लोगों ने, वो वहाँ से कश्मीर से निकल के यहाँ आ जाएंगे, तबाही मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, मुझे छुड़ा के ले जाए। हमें लगे डर यार। माइनर ही था ना, माइनर ही था ना, ही वाज लाइक ऑलमोस्ट 17 to 18 के बीच का बच्चा था। सो हमें लगा, मैंने उसको इतना प्यार से रखा, उसको मतलब 8-9 दिन वो मेरे यहाँ रहा। हम लोग हर वक्त भगवान का नाम लेते थे, हमें डर लगता था कि कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दे। तो फिर बाद में उसको वो तो एक दिन फिर वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे तो भेजो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है।
बड़ी प्यार से उसको हमने मॉनिटरिंग में रखा, आंखों के सामने रखते थे हर वक्त। रात को सोते भी थे तो स्टाफ बगल में उसका हाथ पकड़ के जैसे सोता था। और फाइनली फिर उसको पुलिस के माध्यम से हमने उसको कश्मीर भिजवाया। और फिर तो उसने वहाँ पे जाने के बाद हमें इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट भेजी, मैं आपके लिए अखरोट भेजूंगा, और ये भेजूंगा, केसर भेजूंगा एंड ऑल। तो ऐसे होते हैं बच्चे बहक जाते हैं या बहकावे में आ जाते हैं Yes, दूसरों के। बच्चे। हाँ, डराते भी हैं और बच्चे परेशान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। अब जैसे हमारे कई बार क्या होता है, लड़का लड़की दोनों सहमति से घर से भागे, और मतलब दिल्ली से भागे या गुजरात से भाग के राजस्थान से जा रहे थे, यहाँ स्टेशन पे पकड़ लिया पुलिस ने। और क्योंकि नाबालिग थे तो लड़की को भेज दिया बालिका गृह में, लड़का आ गया हमारे यहाँ पे। अब वो प्यार में ऐसे पागलपन बच्चों का, मैं हमें एक कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम ये कर ले। उनकी काउंसलिंग फिर अलग तरीके से होती है, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है उन केसेस में, तो कि भाई बहुत हैंडल विथ केयर चलना है आपको, बहुत आराम से लेके जाना, रिहैब करते हैं जब, और बहुत प्यार से इनको डील करना। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा हॉस्टल से सीकर से भाग गया, और जयपुर की गाड़ी, मतलब अलवर के पास का था, जयपुर होके जा रहा था। अब वो तो मुझने तो मुझे ये बोला कि मुझे है ना ये टोल के पास में एक मैडम मिली, उसने अपने आप को पत्रकार बताया और उसने मुझसे बात करी। और उसको जब मैंने बताया ना मैं ऐसे ऐसे हॉस्टल से भाग के आया हूँ, वो सिंधी कैंप उतर के मुझे तो बोला था कि अलवर के बस में बैठाऊंगे, पर मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। और पुलिस वाले ने फिर आपके यहाँ किस दिया। तो वो क्यों भागा था? वो एक्चुअली उसका मन नहीं लग रहा था उस हॉस्टल में। तो फिर उसकी जब मदर आई ना लेने, तब मैंने उसकी पर्सनली, क्योंकि ये अगेन ये मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी हो गई। मैं 10th तक मैं मेरे होम टाउन में पढ़ा, 11th-12th के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने, वो भी मेरी जिद पे, क्यों मेरे सारे दोस्त उस हॉस्टल में जा रहे थे। अब मेरे पेरेंट्स ने भेज तो दिया मुझे, अब मेरा वहाँ मन नहीं लगे, मैं तो रोऊँ 11th का बच्चा और रो रहा है वहाँ पे क्योंकि मन नहीं लग रहा है। मेरा तो आदत थी घर में पैम्पर्ड चाइल्ड के रूप में बड़ा होने की। अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अब भाई 1-1.5 महीना रो के खाना नहीं खाना, रोते रहना, ये करना। फिर क्योंकि पास में ही था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आ जाते, तो मेरे फादर आए एक दिन, तो मैं तो रोने लग गया 11th का बच्चा होते हुए भी कि पापा मन नहीं लग रहा, मुझे तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं मुझे तो। अब पैसे भी लगे, एज आई सेड कि मैंने लाइफ के 2 फेज़ देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला भी देखा, वो वही फेज़ था उसमें। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए मुझे हॉस्टल में भेज। अब माय फादर ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे को इतना परेशान और रोता देख के। सो वहीं पे क्या था, उस दिन संडे था, तो कुछ और बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो एक बच्चे के पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने फिर मुझे बहुत लताड़ा। उनका तुझे शर्म नहीं आती, 11th का बच्चा, तेरी वजह से तेरा बाप रो रहा है, अच्छा, डूब मर जाना चाहिए तेरे को, तो ऐसे नालायक औलादे हो गई है आजकल की। मेरे फादर नहीं डांट रहे हैं, वो डांट रहा है। वो चीज़ ने मुझे फिर अंदर तक पहले तो हर्ट किया बहुत। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा यार कि अखिलेश व्हाट द हेल यू आर डूइंग। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं पापा, मुझे 1 महीना और दो, मैं कोशिश करता हूँ, एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे बैक। फिर मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मुझे अब पेरेंट्स को, घर वालों को और पापा को विशेषकर ये नहीं बोलना है कि आई एम नॉट हैप्पी ओवर देयर। और फिर तो मैं ऐसा रम गया वहाँ पे। और मैं ये मानता हूँ वो लाइफ का मेरा बहुत पॉजिटिव फेज था, ऑल्दो वो हॉस्टल में नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही स्ट्रगल लाइफ थी वहाँ पे। बट है ना उस हॉस्टल में मुझे इंडिपेंडेंट रह के ना आपको का जो स्ट्रगल है ना वो दिखता जो मैं जो है, पैम्पर्ड चाइल्ड, प्रोटेक्टेड चाइल्ड था माँ बाप का, वो वहाँ पे 2 साल में ऐसा सब टूट गया और ऐसा रम गया है, ऐसा मैच्योर हो गया कि वो जयपुर भी आ गया। जरूरी है। लेकिन देखिए आपकी सिचुएशन अलग है, आपने खुद ही कहा था कि मुझे जाना। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए कि तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बिल्कुल। कोटा जयपुर आसपास बच्चों को माँ बाप भेज देते हैं, फिर बच्चे या तो सुसाइड करते हैं या भागते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने उसके बच्चे को भी स्टोरी सुनाई पहले मेरी कि बेटा मैं तेरे साथ बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। फिर मैंने उसको दूसरा पहलू भी दिखाया कि बेटा जो फीस जमा हो चुकी है, जो पैसा लग चुका है, ऐसा क्या है, देखो अगर बहुत एक्सट्रीम तेरे साथ गलत हो रहा है तब तो यू शुड रेज योर वॉइस एंड यू शुड डेफिनेटली टॉक टू योर पेरेंट्स। सिर्फ इसलिए कि मन नहीं लग रहा है तो बेटा सोच। हाँ, फिर मैंने उसके पेरेंट्स को भी समझाया, मैंने बोला देखो जबरदस्ती मत छोड़ना। ये इस बार भागा, चलो जो भी एक अच्छी महिला थी और उसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, कल कोई किसी गलत हाथ में भी जा सकता था, कोई गलत आदमी इसको किडनैप करके भी ले जा सकता था, या इसके बॉडी पार्ट्स के साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो भेजा तो काउंसिल करके ही है, ऑल्दो हम उसका फॉलोअप भी लेंगे। जब बच्चा फर्स्ट टाइम नया नया जाता है तब हम वीकली फॉलोअप लेते हैं, फिर हम 15 दिन में एक बार लेते हैं, फिर हम महीने में एक बार लेते हैं, फिर हम 2 महीने में एक बार लेते हैं, फिर हम 3 महीने में, फिर 6 महीने में। उस बच्चे का क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ, कहाँ है, कैसा है हाल चाल। आप जो जिस बच्चे का बता रहे हैं उसका क्या हुआ फिर?
कौन इसके सा? बारे में जो बता रहे हैं ना अभी ये अभी तो कल ही तो गया है वो, अच्छा। कल ही गया है वो, कल ही उसको रिहैब किया है हमने, मतलब मदर को बुला के। तो बाकायदा उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है हमारे यहाँ कि इस नंबर, जो नंबर हमारे पास है, अब क्या होता है बहुत बार क्या होता है, नंबर बदल गए। नंबर भी क्या होता है, अब जैसे 50 रुपए की सिम ली, 6 महीने की इनकमिंग Change कर- फ्री है, 6 महीने के लिए 50 रुपए क्या बुरे हैं साहब। आप ले ली साहब सिम, फिर 6 महीने बाद नंबर बदल लेते हैं। तो हम लोग फ़ोन करते हैं, 2-4 बार अगर बंद आता है तो फिर हम उस केस को क्लोज कर देते हैं। जब तक बात होती रहती है हम बाकायदा लिखते हैं, बच्चे से बात की गई या बच्चे के फादर से बात की गई, उन्होंने बताया बच्चा यही है। कोशिश करते हैं कि बच्चे से भी बात हो जाए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ। अब क्या होता है, जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। हमने फ़ोन किया आपको और आपने बोल दिया साहब मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे नहीं करवा सकता, तो अब हम कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, हम डरा भी नहीं सकते, पेरेंट्स को धमका भी नहीं सकते, पर कोशिश करते हैं कि बच्चे से बात हो जाए। आप बच्चों के लिए तो करते हैं, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी आपके यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यस मैम, ये भी अगेन मुझे लग देखिए, रहा है 2-3 साल हाँ जी, शुरू हाँ किया जी, है ये ना? कोविड के बाद हमने शुरू किया। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कोविड के समय पे, मतलब मैंने फर्स्ट कोविड में तो बहुत ही काम किया था मैं, मतलब क्योंकि श्यामनगर पुलिस स्टेशन के साथ एसोसिएट हूँ, वहाँ का सीएलजी मेंबर हूँ, एनजीओ था, तो मेरे पास फ्रीडम थी मूव करने की, राशन बांटने की, खाना बांटने की एंड ऑल, सैनिटरी पैड बांटने की। तो मेरे पास कॉल्स भी आती थी, जैसे आप जैसे लोगों ने फ़ोन कर दिया, अखिलेश जी यार वहाँ पे 10 परिवार फंसे हुए हैं, वहाँ 10 बच्चे फंसे हुए हैं, उनके पास खाना नहीं है, राशन नहीं। तो एक बार मेरे पास एक कॉल आई कि सोडाला में एक अंकल आंटी, बूढ़े अम्मा जी बाऊ जी हैं, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है ना। किसी वेल विशर ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं राशन वाशन लेकर पहुंच गया उनके घर पे। नंबर उन्होंने किया, उनके पास एक डब्बा वाला फ़ोन था, तो मैं गया तो देवर वेल टू डू, वेरी वेल टू डू, मतलब अच्छे धोती कुर्ते में अंकल अच्छे लग रहे थे, ऐसे सेठ लोग होते हैं ना वैसे, और आंटी भी अच्छी, अम्मा भी अच्छी थी। तो मैंने बोला बताइए बाबूजी क्या प्रॉब्लम, कि बेटा पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारा तो 24 घंटे का नौकर था, वो जो पहला 23 से लेके 30 तारीख का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उससे पहले वो गांव की बोल के गया था, लॉकडाउन लग गया, वो फंस गया, वो आ नहीं पा रहा है, और वो तब तक मूवमेंट भी चालू नहीं हुआ था, फर्स्ट में तो बहुत स्ट्रिक्टली बंद था। तो बेटा हमें तो सामान चाहिए, पैसा हम दे देंगे, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, भाई ठीक है, जो कैपेबल है वो खुद का दे दे, दवाइयों की लिस्ट दे दी उन्होंने, राशन बता देते। तो मैं हर 4-5 दिन में फ़ोन कर लेता, बाबूजी कुछ चाहिए, बाबूजी कुछ चाहिए, और मैं चला जाता। बाबूजी भी बात करने में वो थे, बातों के, और क्या होता है इस एज में उनको बात करने वाला चाहिए होता हाँ, है। यही है बुजुर्गों के साथ मैंने भी। और मेरे साथ ही होता है कि मैं एक बार जब बैठ जाता हूँ फ्लो में, तो फिर मुझे भी होश नहीं रहता है गप्पे लड़ाने में, तो मैं जाता और वो चाय पिलाते हैं मुझे हर बार। ऑल्दो मैं कई बार मना करता, नहीं नहीं अरे बेटा घर की चाय है, अदरक की चाय है, कोविड में पिया कर, हम कोई बाहर की थोड़ी कुछ यूज़ करते हैं। तो वो चाय वाय पिलाते हैं, मैं दूर से उनसे बातें करता, टाइम पास करके आ जाता उनका भी, और उनको सामान दिया था। अनफॉर्चुनेटली दैट अम्मा जी पास्ड अवे इन द कोविड, इन बिटवीन। न तो नौकर पास, न बच्चे कोई पहुंच पाए, एक बेटा अब्रॉड था, एक बेटा बेंगलोर था, न बच्चे पहुंच पाए न वो पहुंच पाए। बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने जैसे तैसे उनका दाह संस्कार किया। अब साहब ये बात से बाबूजी बहुत टूट गए, यार बेटा करोड़ों रुपए मैंने कमाए, लाखों रुपए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको बाहर भेजा, वो भी लाखों करोड़ों कमा रहे, क्या काम आया, मतलब मेरी वाइफ को 4 कंधे नसीब नहीं हुए। उस बात से वो बहुत ही डिसअर्टन्ड हो गए, मतलब वो टूट से गए अंदर से, अब वो टाइम ऐसा था कि कोई आ भी नहीं सकता। आ भी नहीं सकता था। तो अब क्या था कि उनका ये था, यार बेटा कुछ करे तो बुजुर्गों के लिए कुछ करना, एंड उनका था, उनकी लाइफ को मैंने देखा, तब मेरा तब आया मेरे मन में कि यार बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। लेकिन बच्चों वाले में बहुत खर्चे थे, किराया था, उस टाइम किराए का घर था, बहुत कुछ लग रहा था, हिम्मत ही नहीं कर पाया कुछ करने की, सोचता था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। 2022 फरवरी में हमारा बच्चों का खुद का आश्रम बन के तैयार हुआ और हमने बच्चों को शिफ्ट किया वहाँ पे। तो जो लास्ट किराया था वो मेरा था 48,000 रुपीज़, 45-48,000 था, वो सीधा सीधा सेव होने लगा। तब मेरे को लगा कि यार अब अपने पास एक बैकअप प्लान है। तो अगस्त 2022 में मैंने मेरा किराए के मकान में वृद्धाश्रम शुरू किया। 3 साल होने को 3 साल हो जाए अभी अगस्त अगले में, महीने हाँ हो यस जाएंगे। एग्जैक्टली। सो मेरे पास 5 कमरों का वृद्धाश्रम है, 15 बेड है उसमें, हर कमरे में 3 बुजुर्ग। देखिए मैंने जो देखा ना, मेरे पास जो अभी बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे अलग अलग आश्रमों से भी आए हुए हैं, डायरेक्ट भी घरों से भी आए हुए हैं, जो मजबूरी में किसी और आश्रम, मतलब मेरा ये था कि यार हमें ऐसे भरना नहीं है, एक रूम में 3 से ज़्यादा बेड नहीं होने चाहिए। मतलब मैंने कई जगह ऑब्जर्व किया कि वो जितने 4 बेड आ रहे तो 4 घुसा दिए, गैलरी में बेड घुसा दिया, खाना बेड पे ही खा रहे हैं, डाइनिंग हॉल में भी बेड घुसा दिए, मेंबर्स बढ़ जाएं ताकि। मेरे को ऐसा था नहीं यार, दो तो क्वालिटी लाइफ दो, क्योंकि ये जो उम्र है ना इसमें क्वालिटी भी चाहिए, केयर के साथ क्वालिटी केयर चाहिए।
तो हमारा यह एक रूम में 3 बेड होंगे, सिंगल बेड, 3 से ज़्यादा कोई नहीं रहेंगे। तो अभी किराए के मकान में फ़िलहाल चल रहा है, उनका रहना, खाना पीना, मेडिकल, एवरीथिंग विल लुक आफ्टर एंड वी डोंट चार्ज ए सिंगल पेनी। आइदर यू आर अ रिच, आइदर यू आर अ रिटायर्ड, आइदर यू आर अ पुअर, यू ऑल आर इक्वल फॉर अस। हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा माइंडसेट है, हम 2 लोग रह रहे हैं आश्रम में, आप रिटायर्ड हो या आप पैसे वाले हो, आपके पास पैसा, आप 5,000 10,000 महीने संस्था को दे सकते हो, मेरे पास नहीं है कुछ भी। अब हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या है, जो पैसा दे रहा है ना उसको ऐसा लगता है कि भैया हमें प्रायोरिटी पहले मिले, चाहे फूड मेन्यू डिसाइड करने की हो, फूड टाइमिंग हो, कुछ भी चीज़ में हो, हमें वो जो फ्री रह रहा है ना उससे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक ओनरशिप वाला भाव आ जाता है कि मैंने पैसे दिए, मैं ऑन करता हूँ ऑन करता हूँ। और दूसरा, हमारे यहाँ तो हम पोष बड़ा हो या कोई भी प्रसादी हो, अगर हमने कुछ दान दे दिया तो हमें ऐसा लगता है हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो वो हमारी मेंटेलिटी, और सबकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक कॉमन ह्यूमन मेंटेलिटी। हमने अगर अच्छा इस भंडारे में हमने तेल का पीपा दिया, घी का पीपा दिया या 50 किलो आटा दिया, तो भैया हमें वीआईपी कूपन मिलने चाहिए, हमें पहली पंगत में भोजन मिलना चाहिए। तो हमारा ये था कि यार हमारे यहाँ रहने वाला आश्रम में बुजुर्ग सब इक्वल हैं और किसी से कुछ नहीं लेना। हाँ, अगर कोई वॉलंटरली किसी के पास कंट्रीब्यूट करना तो वो वहीं के वेलफेयर के लिए खर्च करें, खाने पीने में एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा उनको एफर्ट्स करने हैं या कोई उनको एक्स्ट्रा फन करना है, तो हमारे जो सिस्टम के अलावा उनको कोई खर्चा करना है वो उस खर्चे में करे जिसका सबको बेनिफिट मिले। वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट चार्ज यू फॉर योर स्टेइंग और फूड। हमारा जो अभी क्राइटेरिया है, एनीवन हु इज अबाउट 60 फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि अभी हम क्या है, बेड रिडन वालों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं। फिर हाँ, वो सर्विसेज भी आपके यहाँ होनी चाहिए ना हेल्थ के हिसाब से, और उनके भाई वो हम लोग खुद अभी थे तो मेंटली प्रिपेयर है ना, फैसिलिटी वाइज प्रिपेयर हैं। बट हाँ, हमारा एक प्रॉमिस ये है कि अगर रहते रहते बीमार हुए ना तो फिर वो सेवा हम करेंगे। हमने करी है, प्रोस्टेट ऑपरेशन भी करवाए हैं, यहाँ रहते रहते बीमार हुए हैं, और भी कई सारे ऐसी बीमारियां आई हैं, एडमिट भी हुए हैं तो हमने एडमिट भी करवाया, उनकी सेवा भी करी है। बट लेते वक्त हमारा फर्स्ट इंस्टेंस ये है कि भाई फिजिकली मेंटली, उसमें भी मतलब अपना टॉयलेट या जाना नहाना धोना खुद कर ले, खाना पीना खुद कर ले, दैट्स इट। हमें कोई उनसे काम नहीं करवाना है, कोई बिजनेस नहीं, अपने काम वो अपने पर्सनल काम वो खुद कर ले, उसके लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं हो। तो अभी फिलहाल हमारी ये कंडीशन है। अभी पिछले साल 2024 अक्टूबर में हम लोगों ने आप समाज की मदद से एक लैंड बाई करी है अजमेर रोड पे, और उस पे हमने इस साल फरवरी में हमने भूमि पूजन करके 5 फ्लोर का हम वृद्धाश्रम बना रहे, 70-80 लोगों की कैपेसिटी का, और उसके साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज है, मंदिर है, 4-5 गाय की छोटी सी गौशाला है, और ये सब उसी प्रोजेक्ट पे हमारा बन रहा है। फरवरी से शुरू हाँ, और अभी हमारी क्या होगा काफी हाँ 2 फ्लोर कल ही पूरे हुए हैं, थैंक यू। और अभी 3 फ्लोर और बनने हैं। ऑल्दो इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि लैंड भी बड़ी है। जब बच्चों का हमने बनाया था कोविड के जस्ट बाद, तो वो तो ऐसे बना कि हमें यकीन ही नहीं हुआ कि 2020 और 21 की इतनी बड़ी वैश्विक मंदी और महामारी के बाद भी नहीं, वो 9 महीने के पीरियड में 4 फ्लोर खड़े कर दिए थे। वो साइज बहुत छोटा था, नो डाउट, बट इस बार सिचुएशन थोड़ी टफ है, मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत, फिर भी भगवान की दया से, आप सब लोगों के सहयोग से और सबके, नहीं, आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन की है, ऐसा तो 2 फ्लोर हमने कल ही पूरे किए हैं, अभी 3 फ्लोर और बनने हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, मैंने जब रिपोर्टिंग की है और बहुत सारे केसेस थानों में सुने हैं, महिला थानों में भी जब हियरिंग या काउंसलिंग होती है तो बहुत सारी बार मैं वहाँ रह के केस को समझने की कोशिश करती हूँ। सारे बुजुर्ग अच्छे हों ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट बता रही हूँ आपको। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि वो घर में परेशान करने के लिए होते हैं, सिर्फ परेशान नहीं, उनकी साइकोलॉजी होती है कि वो अब्यूज़ करें। और जब बहुओं को वो गलत भाषा में, गलत तरीके से या झूठा आरोप लगा के उन पर कुछ बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुएं उनकी सेवा करेंगी। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये केसेस हुए हैं और फैक्ट है। मैं आई एग्री ऑनेस्टली बोलूँ तो 2022 में जब हमने ओल्ड एज होम शुरू किया, उससे पहले मेरी भी एक मेंटलिटी है, माइंडसेट ये था कि अगर वृद्धाश्रम में कोई बुजुर्ग है तो उसके बच्चे नालायक हैं या गलत हैं। बिल्कुल एक कॉमन थॉट है। बट ऑनेस्टली फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स 50-60 बुजुर्गों के साथ मैंने काम कर लिया इस ड्यूरेशन में, जो मेरे यहाँ आए, रह के चले गए, या हमने वापस फैमिली के साथ उनको सेटल कर दिया, या वो दूसरे आश्रम में चले गए, या हमने निकाल दिया ऑनेस्टली। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ अब कि हर केस में बेटा बहू, बेटी जवाई या पोते पोती या परिवार गलत नहीं है, कुछ इन बुज़ुर्गों का भी व्यवहार ऐसा है। और
मैं क्योंकि चला रहा हूँ इनके साथ 24 घंटे रहता हूँ, मुझे पता है कि आश्रम में रह के भी कई बार बहुत हमें इतना उस तरीके से ग्रिल कर देते हैं या परेशान कर देते हैं, तो हम कई बार मन ही मन सोचते हैं कि यार ये परिवार में कैसे रहे रहते होंगे। होंगे शराब पीकर घर में किस तरह की अनफॉर्चुनेटली इफेक्ट है। हमेशा हमारे यहाँ भी कुछ बुजुर्गों ने ये गलत काम किया शराब पीने जैसा, तो हमने उनको फिर निकाल दिया हमारे आश्रम से। क्योंकि पूरा तो माहौल खराब होता है माहौल इतने खराब, देखिए बुजुर्ग और आश्रम है, आश्रम की कुछ मर्यादाएं नियम कायदे होते हैं, टाइम पे आना, टाइम कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वापस टाइम पे आना, भोजन के समय में उपस्थित रहना, खान पान कुछ भी ऐसी आते हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति 40 साल से 50 साल से बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, उसको लिए एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है, बट आपके अंदर विल तो होनी चाहिए। और मैं मतलब बताऊँ, हमारे यहाँ एक अंकल हैं, उन्होंने मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट नाउ 80 के अराउंड है, 75 से 80 के आसपास हैं, और वो उन्होंने मेरे हिसाब से लाइफ के 50 ईयर्स उन्होंने सिगरेट और बीड़ी पी होगी। और मेरे आश्रम में भी आए थे तब वो इसी शर्त पे आए थे कि कुछ नहीं तो कम से कम खाना खाने के बाद दिन की 3-4 तो पीऊँगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा पीता था पर बाहर जाके पी के आ जाऊँगा। पर आज वो नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दी उन्होंने। ये कैसे हुआ? तो ये हमने उनको धीरे धीरे इंस्पायर, मैंने पहले दिन ही उन पे चाबुक नहीं चलाया नियम कायदों का। एकाएक नहीं छूट सकती मेरे को पता था कि देखिए बुजुर्ग हैं, कोई आदत 40-50 साल पुरानी, वो जाते जाते जाएगी, उसका तरीका होगा। हमने उनको बांधा नहीं, पर हमने उनको नियम कायदे समझाए कि भाई एक तो ये जो 2-3 लंच या डिनर के बाद वाली या नाश्ते वाली, एक तो आश्रम से बाहर जाके आश्रम के अंदर नहीं करोगे। और हमने उसके फिर धीरे धीरे उनको फ़ायदे नुकसान गिनाए, और हमने बातों बातों में दूसरों के सामने जब ये बोलते थे कि हमारे ये अंकल तो मानते ही नहीं है, तो उनको ऐसा फील हुआ कि यार मेरी एक बैड इमेज बन रही है गेस्ट के सामने एंड ऑल। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और देन ही फाइनली क्विट स्मोकिंग एंड ऑल। वो सहयोग करने के लिए तैयार थे ना बिल्कुल आपके साथ। बट कुछ लोग ऐसे जो सुधरना नहीं चाहते हैं, नहीं हम तो शराब पियेंगे, हम तो पियेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ऐसे घूमेंगे, हम तो रात को इतनी बजे आएंगे। तो फिर हमने उनको हाथ जोड़ के बाहर का रास्ता दिखाया कि नहीं, हमारा आश्रम इस सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये आपकी सेकंड इनिंग है, जीवन का दूसरा पड़ाव है। इसको आप जितना अच्छे सदकर्मों में, भक्ति भाव में, मेडिटेशन में, वेल बीइंग में लगाओगे उतना ही अच्छा है। जितनी तेरी मेरी थारी मारी कलेश, ये बुराई सोचना, इसका बुरा सोचना, उसके ऊपर नुक्स निकालना, नुक्स क्योंकि निकालना। यहाँ पे मैं आपके नाम कुछ नहीं है, आप सर की कमियां निकालते हैं। एक अंकल हैं, अगेन आई विल नॉट टेल द नेम, बट उनका अभी भी हमारे साथ हैं एंड मैं तो उनको बहुत लाइटली लेता हूँ और मजे लेता हूँ, बट हमारा कुक है, हमारे बाकी स्टाफ है, बहुत दुखी है उनसे। मैं उनका ये है, आप उनको कितने ही बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिला दो, आप उनको कितने ही अच्छे कुक का खाना खिला दो, अगर आपने गलती से उनसे पूछ लिया अंकल खाना कैसा लगा, वो आपको 50 गलतियां गिना देंगे उस खाने की। पसंद नहीं आता उनको। पसंद नहीं, कैसा भी खाना मतलब पूरी दुनिया तारीफ लोग करती के नेचर में है उनके कि नेचर नेगेटिव, और उनका नेचर ऐसा है। देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार हम उनको एक रेस्टोरेंट में लेके गए, हमने उनको सब्जी खिलाई कढ़ाई पनीर, सबके हिसाब से ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। अब वो खाना खा के उनको गलती से वेटर ने, बेचारे ने, वहाँ के मैनेजर और जिस होस्ट ने पूछ लिया अंकल खाना कैसे लगा यहाँ का, काहे का खाना था, पनीर की सब्जी में मटर तो था ही नहीं, मैंने तो मटर देखा ही नहीं, एक भी सब मटर, कोई अच्छा खाना था क्या, बकवास खाना था। अब उनको कौन समझाए कि अंकल ऑर्डर ही हमने कढ़ाई पनीर दी है, उससे मटर आता ही नहीं है, मटर पनीर। और तो उनकी आदत है, आप कुछ भी, इवन आप रेडीमेड चीज भी ले जाके, आम भी खिला दोगे ना, बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ आम, है ना, मैंगो के वो बहुत लवर हैं, वो केले में भी कमी निकालते हैं। ठीक है, इवन पता है एक दिन मैंने ऐसे, मैं उनके साथ भी मीटिंग करता हूँ अपने स्टाफ को लेके, भाई आपको यहाँ की व्यवस्था हो, क्या बोलते हैं, आपका स्टाफ तो तोरू भी ढंग से नहीं काटना जानता है ना, एक कप्पा छोटा काट देता है, एक कप्पा बड़ा काट देता है, एक छोटा एक बड़ा, साइज से नहीं काटता। कुक वाज लाइक कि सर अब मैं सर फोड़ू क्या, क्या करूँ मैं, आप बताओ सर। मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा आर्ग्यू मत कर इनसे, एक्सेप्ट कर ले, हाँ अंकल आगे से ध्यान रखूंगा। मैंने भी उसको ऐसे ही इनडायरेक्टली डांटा। देखिए इनका तरीका भी यही है, हाँ। इनसे निपटना है तो ऐसे ही मैंने उसको बोला, देख मन से सेवा कर, सेवा में कोई कमी मत रख, बाकी किसी की बात को दिल पे मत ले। ये सब परिस्थिति और हालात के मारे इसलिए हमारे वृद्धाश्रम में है, नहीं तो घर में नहीं, नहीं तो घर में होते या परिवार के साथ होते तो बेटा वो उसी हिसाब से। सो ये देखिए है, मतलब वी हैव टू हैंडल देम विद वेरी मच केयर। इसमें एक चीज़ और है, सब लोग बच्चों को ही कोसते हैं कि बच्चे ने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन कई माता पिता ऐसे हैं जिनके सिर्फ बेटियां हैं जो शादी होकर अपने घर चली गई, वो दो घर नहीं संभाल सकती। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो भी वृद्धाश्रम में आते। हर माँ बाप जो वहाँ हैं तुरंत लोग देख के ये कह देते हैं कैसे बच्चे हैं। देखिए तो मैं आपको बताऊं, अलग बात है, बच्चियों वाला केस भी है और इवन बिना बच्चों वाला भी। अब जैसे कुछ हैं जिन्होंने अपने
चाचा या उनको हमारे यहाँ छोड़ रखा एक है। श्याम नगर का केस आपको ध्यान है, 2-3 साल पहले हुआ था, दे बेचारे दोनों या दे फाउंड डेड इन फैमिली। उनके वो बच्चे बहुत नहीं ही थे। शॉकिंग था और बहुत ही पेनफुल केस घर अंदर से बंद था, अंदर से तोड़ बंद था। के गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं मतलब आपके इस माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में जो भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, प्लीज़ उनसे मिलते रहें, उनसे बात करते रहें रेगुलरली। ज़्यादा नहीं, मतलब मैं मानता हूँ कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, सबका अपना शेड्यूल है, सबके अपने टाइमिंग्स हैं, फिर भी मतलब थोड़ा सा संभालते समय रहा निकालते करें। हैं। अगर जिनके बच्चे उनके साथ नहीं है, विदेश में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, या जिनके बच्चे ही नहीं हैं, और अगर आपको कभी भी जो उनका डेली रूटीन है उस रूटीन में वो 2-3 दिन में भी मिसिंग दिखें, आपको नहीं नजर आए, तो एक बार प्लीज़ एक मानवता के नाते उनका दरवाज़ा खटखटा लें। और उसके अलावा भी देखिए, समय निकालने से सबके पास मिलता है, ऐसी बात नहीं। मैं भी अपना व्यापार कर रहा हूँ, फिर भी ये सब काम कर रहा हूँ, मैं भी समय वही 24 घंटे आपके पास हैं, वही 24 घंटे मेरे पास हैं, मैनेज करने की बात है। कभी कभार भूले भटके दरवाज़ा खटखटा के कुछ चाहिए क्या, कुछ लाना है क्या, कहीं चलना है क्या, मंदिर जाना है क्या, डॉक्टर के ऑल्दो मुझे नहीं पता कितने बुजुर्ग इसको पॉजिटिव लेंगे, पर हमारे को हमारे कर्म करने में एक कुछ बुराई नहीं। सामाजिक जिम्मेदारी सामाजिक निभानी जिम्मेदारी है चाहिए। बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि देखिए एक बुजुर्ग सिर्फ बुजुर्ग नहीं, मैं जब भी इनके साथ बैठता हूँ ना, बच्चों के साथ भी सीख के उठता हूँ, इनके साथ तो डेफिनेटली एक नई सीख लेके ही उठता हूँ। जब भी इनके साथ मैं साप्ताहिक या हर चौथे दिन या हर 15 दिन में जब भी इनके साथ मीटिंग करने बैठता हूँ बुजुर्गों के साथ, कुछ ना कुछ ये मुझे सिखा के ही उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने उस दुनिया को जी है, अच्छी बुरी जैसे भी। इनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो जो समय की इनके पास जो है ना, इन्होंने जो पड़ाव अपनी ज़िंदगी की जिए, वो जो इनका अनुभव है ना, और जो समय वो हमें ने किसी इनको किताब सिखाया ने, है। हाँ, जो समय ने इनको सिखाया ना, वो कोई भी किताब हमें नहीं सिखा पाएगी, कोई भी अखबार हमें नहीं सिखा पाएगा। वो यही जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं इनकी लाइफ के, वो यही हमें सिखा सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है। और कोई बात जो आप बुजुर्गों के बारे में कहना चाहते देखिए, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 सालों का, इन 50 बुजुर्गों को जो भी मैंने हैंडल किया, अभी जो मेरे साथ रह रहे हैं 15 बुजुर्ग, सुनने की क्षमता हमें बढ़ानी चाहिए। तभी अगर घर में आप अपने बुजुर्गों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, मतलब उनकी बात सुनने की क्षमता हमें बढ़नी चाहिए। हमें इनको पेशेंसली सुनना चाहिए, प्यार से सुनना चाहिए, बजाय ओवर रिएक्ट करने की। ये तो है यंग जनरेशन के लिए मैसेज, और बुजुर्गों के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप भी थोड़ा बदलाव के लिए तैयार होइए। आप अगर बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे ना, तो गाड़ी चल नहीं सकती। ट्रेन 2 पटरियों पे ही चल सकती है, एक पे नहीं चल सकती है। तो वो 2 पटरियां यही है कि जो एक पटरी है यंगस्टर्स की, वो थोड़ा पेशेंस बढ़ाएं, समय बढ़ाएं अपना उनके साथ बिताने के लिए और उनको सुनने के लिए। और जो बुजुर्गों वाली पटरी लाइन है, उनको ये है कि वो भी थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, तभी स्मूथ चलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैंने कोरोना काल उसके बाद एक रिपोर्टाज तैयार की थी इनके ऊपर, प्रभात प्रकाशन का था। तो हर स्टेट से बुजुर्गों पर ही था, अराउंड 90 जो थे, 88, 90, 90, अबव 90, इस तरह के। उनकी भी समस्या यही थी कि या तो बच्चे बाहर हैं, और कोरोना का अपना मुझे लग रहा है 2 साल तक ये था ही, चल ही रहा था, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, काफ़ी परेशान थे। तो उनकी परेशानियों को मैंने उसमें 25-26 पेज की वो रिपोर्टाज थी, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें निकल कर आई कि उस समय जो बच्चे हैं आने की स्थिति में भी थे, तो बाद में उनको लग रहा था कि अब ठीक है, वो लोग रह ही रहे हैं, Yes. हम क्यों इतना उनको, Exactly. है ना, जाकर एक परेशानी ही है। ये है, मैं बताऊं आपको, आश्रम में रहने के अलावा भी मैं कई बुजुर्गों के टच में हूँ, जिनको हमें मासिक राशन भी देते हैं, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। हालत ये है कि न तो वो बच्चों के पास जाना चाहते हैं, ना बच्चे उनको बुलाना चाहते हैं, या अभी जयपुर में है, इतनी तकलीफ में, लेकिन वो आश्रम इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि एक सामाजिक, हाँ, ये लगता है बच्चों कि कैसे करें। हाँ, अगर हम आश्रम चले गए तो हमारे बच्चों के बारे में समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा। तो कई सारी परिस्थितियां हैं, मतलब जो देखने योग्य हैं। चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय बहुत ही कठिन रहेगा बुजुर्गों के लिए भारतवर्ष में। चाहे आप, मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, न बच्चों को न बुजुर्गों को, बट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, जिस हिसाब से हमारे पास क्वेरीज आती हैं, जिस हिसाब से हमारे पास आए दिन कॉल्स आते हैं, क्या जगह है, क्या प्राइवेट रूम मिल जाएगा, क्या फैसिलिटी वाला रूम मिल जाएगा, क्या पेड रूम मिल जाएगा, क्या, जिस हिसाब से आए दिन हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगी मेरा भी ऑब्जर्वेशन यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जेरोंटोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, यस इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, इसमें ये पेपर नहीं है, ये
एग्जैक्टली। ये पूरा एक पेपर आना चाहिए। यस यस। तो इस टॉपिक को तभी कवर कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, एक तो हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो गई हैं, दूसरा बच्चे छोड़कर या तो यहीं है भारत में या विदेश जा विदेश चुके जा हैं। चुके हैं। तो इस हिसाब से पेरेंट्स की केयर के और लिए कुछ क्या है कि देखिए अवेयरनेस भी देखो, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हम भी, हमारे को भी हमारा पर्सनल टाइम चाहिए, हमने बहुत सेवा कर ली है, आपको बहुत पाल लिया, बहुत कर लिया, अब हमें भी हमारी पर्सनल लाइफ जीनी है। सेम बच्चों को भी ऐसा लगता है कि भैया ठीक है, अब आपने हमें बहुत कंट्रोल कर लिया, अब हमें हमारी प्राइवेट लाइफ जीनी है, वाइस एंड वर्सा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर या इस क्षेत्र में बहुत आगे काम की ज़रूरत है और ये बहुत बढ़ेगा, डे बाई डे कम होने की गुंजाइश कम नज़र आ रही है। चलिए, हाँ। मुझे लग रहा है आप जैसे लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ और लोग भी इसमें आएंगे आगे। ऑल्दो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं देयर इज़ अ फोर्स, जिन्होंने मतलब एक शक्ति है जिसने मुझे चुना इस कार्य के लिए, और वही कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाती है। तो आई एम ब्लेस कि मैं इस सेवा कार्य का हिस्सा हूँ और भगवान ने मुझे सेवा कार्य के लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग की बात है। आई एम ऑनर्ड टू डू दिस। आई एम नॉट डूइंग ग्रेट थिंग्स, बस मुझे चुना गया तो मैं अपने कार्य कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ वाली बात है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। Thank you. भगवान करे आप इसी सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ाते Thank you रहे। so much and thank you for having me over here. It's a great honor to be प्लेजर। आपके साथ बैठना ही अपने आप में मेरे लिए गर्व। नहीं, वो आप उल्टी बात कर रहे हैं, आपके साथ बैठना हमारे लिए बहुत ऑनर की बात Thank है, you so ऐसा much, मत ma'am. कहिए। तो आज हमारे साथ थे अखिलेश माहेश्वरी जी। इनका समाज के प्रति जो समर्पण है सचमुच अतुलनीय है, चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे हों। काफ़ी समय से, लंबे समय से उनके लिए काम कर रहे हैं, आगे की योजनाएं भी इन्होंने बना रखी है। हम इनसे दोबारा बातचीत करेंगे जब इनका काम और आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही हमारे पॉडकास्ट में। आपने हमारे साथ अखिल माहेश्वरी जी को सुना, आप सबका आभार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.